कुछ आज ऐसी बातें मैं करूंगा जहां पर आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड करस्पॉन्डेंट लगने वाले फोर्सेस को, लगने वाले टॉर्क्स को कैसे देखना है, कैसे समझना है। यहाँ इस पर बेस्ड कहानी 2-3 तरीके से पूछी गई कि मैग्नेटिक फील्ड अगर अचानक से ऑफ कर दी जाए, स्विच ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ। अगर यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली डिफाइन है ना, तो बेस्ट मेथड है एनर्जी मेथड, क्योंकि फिर आपको ओमेगा सोचने की जरूरत ही नहीं, सीधे एल आई स्क्वायर की तरफ मूव करोगे, फटाफट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मैं मान लिया कि भैया ये इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पे, और यहाँ पर ये z बराबर 0 और r बराबर 0 पे मामला सेटल, ये अपना ओरिजिन। अब जैसे इसको छोड़ा गया तो कहानी होगी क्या और क्या होगा, उसके पोजीशन, उसका सब्सिक्वेंट मोशन कैसा होगा, और इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। तो भाई साहब, कुछ बच्चों ने मुझे बताया कमेंट में कि सर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स लगते हैं, जो इंपल्स लगता है कि अगर अचानक से मैग्नेटिक फील्ड आई, अचानक से बंद हो गई तो किस तरीके से होगा। कभी कभी सुपर कंडक्टिंग रिंग्स आ जाती हैं, उन पर किस तरीके से हमें चेक करना होगा। तो कुछ आज ऐसी बातें मैं करूंगा जहां पर आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड करस्पॉन्डेंट लगने वाले फोर्सेस को, लगने वाले टॉर्क्स को कैसे देखना है, कैसे समझना है, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होने वाले मोशन को हम किस तरीके से ऑब्जर्व करें। आज उसके करस्पॉन्डिंग मैं आपके कुछ दिमाग के तार खोलता हूं, ठीक है ना। कुछ बेसिक्स की बातें बिल्कुल बेसिक वाली, है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई टिप एंड ट्रिक्स बताने आ रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक वाली बातों से जोड़ने आया हूं। तो अपना पर्पस बहुत सिंपल है कि जो जो पढ़ा है उसको कैसे हम एक अच्छे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेकिन जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कुछ खास डिफिकल्टी नहीं होती, इट इज जस्ट ऑल अबाउट सॉल्विंग द थिंग्स। तो अगेन सेम चीज आ जाती है कि टॉपर्स जो बन रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग कर रहे हैं, वो सिर्फ वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, बट अच्छे से कर रहे हैं, राइट। मतलब आपने भी पढ़ा, उन्होंने पढ़ा, आपने उसको इस तरीके से पढ़ा कि इससे ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आप खुश हो गए। लेकिन जब टॉपर ने उसी चीज को पढ़ा तो उसने इस तरीके से पढ़ा कि अगर इन 4 के अलावा इसके 8 क्वेश्चन बनेंगे तो वो सारे मेरे सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। उसने उसके 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं, उसमें क्या अलग चीजें पूछी जा सकती हैं, उसने उसके बारे में भी सोचा। तो उसने अपने बेसिक्स को उस लेवल पर इनहेंस कर लिया और आपसे बेहतर हो गया। तो आज हम उन्हीं सब चीजों डिस्कस करेंगे और आपको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों, राइट। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्सेस एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स की बात करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे, टॉर्क इन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हम बात करने वाले हैं सुपर कंडक्टिंग रिंग्स के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है और उसको किस तरीके से सोचना होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हम चर्चा करेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल। तो एनर्जी का मतलब आ रहा है कि हम मैकेनिकल और मैग्नेटिक एनर्जी की बात करेंगे, उनके कंजर्वेशन की चर्चा करेंगे। मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक। तो आई थिंक कई सारी बातें आपके मन में आ जाएंगी, कई सारी चीजें आपसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वहां से आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक बातें जो हम लोगों ने पहले की हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं और कुछ फंडामेंटल बातों को समझा भी देते हैं कि किस किस तरीके से क्या होगा और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी चर्चा मैंने आपको पहले की थी, बट बहुत सारी चर्चा नहीं हो पाई थी, तो आज थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में जरूर कर लेता हूं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने बातचीत क्या की हुई है कि जब भी किसी रीजन में समय के साथ, बेटा समझना, जब भी किसी रीजन में समय के साथ, जब भी किसी रीजन में समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्पेस में जनरेट हो जाती है। मैंने आपको 2 बातें समझाई थी, उनको जोड़ने की कोशिश करना। आपने कहा मतलब क्या हुआ? मैंने कहा कोई भी आप स्पेस ले लीजिए, तो आपने कहा सर आपने तो गोले वाला लिया, क्योंकि हमें गोले वाला ही समझना है, राइट। नेचर ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन कर पाते हैं इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन, राइट। सिलेंड्रिकल का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर या अंदर जाती हुई है। तो मैं अगर यहां पे बात करता तो मैं मान लेता यहां पर अंदर जाती हुई कि मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदलेगी मेरे दोस्त, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर चेंज हो रही होगी ड्यू टू एनी रीजंस, राइट, किसी भी क्लोज, तो यहां पर क्या होता है कि अगर एक सिलेंड्रिकल में चेंज होती है तो यहां पर कंसेंट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
बनती हैं, जनरेट होती है, स्पेस की प्रॉपर्टी है, ये लूप की प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लूप होगा तो ऐसा होगा, नहीं, ये स्पेस में जनरेट हो जाएंगी। मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदल रही है, मान लेते हैं कि यहां पर आपको बोला कि dB बाई dt ये पॉजिटिव है। कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? समय के साथ बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया? बाहर सॉरी अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ इंक्रीज कर रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, समय के साथ इंक्रीज कर रही है, तो एक कन्फाइंड रीजन के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स बदलता है तो वहां पर उसका विरोध होता है, और विरोध करने के लिए स्पेस में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। अब यहां पर जो फील्ड पैदा होंगी वो कैसी होंगी? तो आपने कहा वो इस तरीके से होंगी कि अंदर जाने वाले फ्लक्स को लेंज लॉ बोलता है कि कारण का विरोध किया जाए। तो कारण क्या है? बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड। तो विरोध कैसे करेंगे? उसको घटा के, राइट? तो घटाएंगे कैसे? आपने कहा सर ऐसी दिशा में करंट फ्लो करा दिया जाए कि वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दे। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी दिशा होती है? तो आप बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलोगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर उस दिशा में करंट फ्लो करता है तो बाहर की तरफ आती हुई मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो आपने कहा इस रीजन में क्या हो जाएगा? इस रीजन में बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए यहां पर एक कंसेंट्रिक लूप्स बनना शुरू हो जाएंगे। यहां पर कंसेंट्रिक लूप्स बनना शुरू हो जाएंगे जो किसके होते हैं बेटा? हाँ वेरी गुड। किसके होते हैं जल्दी बताओ? ये होते हैं बेटा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के। ओए होए 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 होए। ठीक है। तो अब यहां पर कुछ इस तरीके की इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। अब ये जो फील्ड होती है ये नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात। क्यों नॉन कंजर्वेटिव नेचर होती है? क्योंकि ये एक क्लोज लूप फॉर्म कर रही होती है। तो आपने कहा इसका काम क्या है? अब कहते हैं इसका काम ये है कि ये ढूंढती है स्पेस में, ए भैया कोई चार्ज पार्टिकल मिल जाओ। क्या मिल जाओ? कोई चार्ज पार्टिकल। कैसा? जो फ्री हो, आजाद हो। तो क्या करेगी? उसको इसी में गोल गोल घुमा देगी। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी गोले में घूम गया तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक करंट की तरह बिहेव करेगा। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल करंट। उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिटल करंट। और ऑर्बिटल करंट कितनी होती है? आपने कहा सर ये तो हम लोगों को पता था कि ऑर्बिटल करंट जो हो जाती है दैट इज सिंपली क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। अगर एक क्यू चार्ज किसी ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ या क्यू चार्ज की एक रिंग ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ घूमती है तो वह एक करंट की तरह बिहेव कर देती है। अगेन ओमेगा शुड बी वेरी हाई इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज, राइट? तभी उसको हम एक कंटिन्यूअस चार्ज की तरह ट्रीट कर पाते हैं। अगर पॉइंट चार्ज होगा तो थोड़ा सा दिक्कत भी आता है। तो आपने कहा सर स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ये फॉर श्योर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब हमको पता है कि अगर हम इस रीजन के अंदर हैं, इस रीजन के अंदर हैं जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इस रीजन के अंदर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है वो हम लोगों ने फैराडे लॉ से निकाला हुआ है, दैट इज R/2 dV/dt। तो यहां पर जो ई इंड्यूस पैदा होती है, ई दैट इज R/2, मतलब सॉरी सेंटर से दूरी जो होती है। अच्छा यहां पर क्या क्या बातें खास रहती हैं इसको भी एक बार जरा देख लीजिएगा। R/2 इंटू dV/dt। और जो बाहर की तरफ होती है ई, आउटसाइड जो हो जाती है दैट इज R अपॉन 2R इंटू dV/dt, वेयर R इज दिस रेडियस, जो स्टैंडर्ड रेडियस है R, जहां की जिस रीजन में। तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन ऑफ, एग्जिस्ट इन रीजन ऑफ कैपिटल R। मैग्नेटिक फील्ड इस कैपिटल R रीजन में लाई करती है, जिसके करस्पॉन्डिंग ये कहानी बन रही होती है। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, ये बातें हमने समझी हुई, राइट? तो मैं इसके फंडामेंटल मैंने आपने इसको फैराडे लॉ से प्रूव भी किया है, निकाला भी है, समझा भी है, जाना भी है, पहचाना भी है। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? दे आर कंसेंट्रिक। दो जो इंड्यूस्ड लूप्स बनते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लूप्स जो होते हैं, दे आर कंसेंट्रिक। ये कंसेंट्रिक हो जाएंगे और पहले सेंटर से दूर जाते हुए इंक्रीज करेंगे, फिर डिक्रीज करेंगे, दैट इज R बराबर R, राइट? तो R बराबर के बाद ये डिक्रीज करना शुरू करती है एंड दिस लाई अप टू इंफिनिटी, लाइज अप टू इंफिनिटी। आपने कहा सर ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कोशिश क्या करेगी? गोले में घुमाने की कोशिश करेगी। तो आपने कहा कि सर आपने ये पहले क्यों बोला? ओनली फॉर सिलेंड्रिकल रीजन।
ये ही क्यों बोला सर? अगर रीजन सिलेंड्रिकल नहीं होगा तो मैंने कहा तो बेटा कंसेंट्रिक लूप बनेंगे, ये जरूरी। लूपिंग होगी, एडी करंट्स तो होती है, राइट? लूपिंग होगी, गोले बनेंगे, लूप्स बनेंगे, बट उनका नेचर कैसा होगा ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है, राइट? इसलिए हम ये जो पैटर्न बात करते हैं कि एक कंसेंट्रिक लूप का पैटर्न ऑब्जर्व होता है, एक कंसेंट्रिक लूप्स मिलते हैं ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ओनली फॉर द सिलेंड्रिकल रीजन। अच्छा, अगर नहीं रहा तो जैसे एक क्वेश्चन है, आपसे बोला गया टॉप एंड बॉटम फेस ऑफ अ रिजिड इंसुलेटिंग बॉक्स ऑफ डायमेंशन a क्रॉस b क्रॉस h एंड द मास m आर चार्ज विद यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। मतलब एक को सिग्मा दे दिया, एक को माइनस सिग्मा दे दिया रिस्पेक्टिवली। किसको? टॉप वाले को सिग्मा दिया है और नीचे वाले को माइनस दे दिया, ठीक है ना? अब बोला गया यूनिफॉर्म सरफेस सिग्मा एंड द बॉक्स इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड b बराबर b नॉट j assuming free space condition and h negligibly small as compared to dimension of a and b, find how much velocity will the box acquire after the magnetic field is switched off। अब यहां पर जो कहानी बनी, यहां इस पर बेस्ड कहानी दो तीन तरीके से पूछी गई। मैं सारे तरीके आपको यहां पे समझाऊंगा अभी, ठीक है ना? कि मैग्नेटिक फील्ड अगर अचानक से ऑफ कर दी जाए, स्विच ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड विल वेरी विद टाइम। और जब अचानक से ऑफ करने की बात आती है, इसका मतलब सीधा सा गेम है कि फोर्स विल कन्वर्ट टू इंपल्स, इधर इट इज अ लीनियर इंपल्स और एंगुलर इंपल्स, या तो घुमा देगी या वो चला देगी। तो अब चैलेंज आया कि सर कितना घूमेगा, क्या करेंगे? आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप थोड़ा सा 10-20 सेकंड का पॉज लें, 60 सेकंड पॉज लें और सोचें। थोड़ा सा टाइम दिया, अब सोचो क्या हो रहा है। आपने कहा सर ई नॉट जे कैप में मैग्नेटिक फील्ड लगी, सॉरी बी नॉट जे कैप मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, मैं ई नॉट बोल दिया, है ना? मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से लगी हुई है। अब ये अचानक से बंद करेगी, मतलब इस लूप में, ये जो लूप बन रहा है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अचानक से खत्म होगी, ठीक है? अब क्या होगा? आपने कहा कि सर देखो इस पर, अच्छा ये कैसा है, ये कंडक्टर नहीं दिया, सॉरी ये कैसा दिया गया है? वर्ड को समझना एक एक शब्दों का खेल होता है बच्चा। अगर ये इंसुलेटर है तो क्या प्रभाव है, और अगर यही इंसुलेटर ना होके कंडक्टर होता तो उसका क्या प्रभाव होता, उसको भी मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बट इंसुलेटर इसका मतलब चार्ज कैन नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट, है ना? मतलब ऐसा नहीं कि फोर्स लगेगा तो चार्ज अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। ये किस केस में पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ कंडक्टर्स, नॉट इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स, राइट? तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा अब यहां पर अगर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की कम हो रही है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। सर कैसी आएगी? नहीं पता है सर, कैन नॉट कमेंट, क्योंकि उसका सेंटर कहां होगा कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में जब आपको नहीं पता तो आपने कहा सिंपल, हम फैराडे लॉ हमने क्या आपको पहले बताया था, क्या बेसिक क्या है फैराडे लॉ, वो हर जगह एप्लीकेबल है आपका। आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पा रहे, फैराडे लॉ लगा दो, निकल के आ गई फटाफट। तो एवरीथिंग दैट इज, इसीलिए उसको लॉ का नाम दिया गया। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को लॉ नहीं बोला गया, लॉ किसको बोला गया? फैराडे को। तो आपने कहा अच्छा फंडामेंटल फैराडे लॉ की बात करें, तो आपने कहा कि सर अगर मैं यहां पर ये लूप कंसीडर करूं, ध्यान से सोचना इसको, तो इस पूरे लूप के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मतलब जो भी आपका ईएमएफ आएगा, दैट इज ईएमएफ क्या होता है? ई डॉट डीएल, इट शुड बी इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। और जब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो सोचना, मैं इसको यहां पर ऐसा क्रॉस सेक्शन व्यू बना रहा हूं, इसका इधर वाला व्यू, तो इस रीजन पे यहां पर तो पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है। तो क्या होगा? यहां बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो जब बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बेटा कम होगी, देन व्हाट विल हैपन? आपने बोला सर यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लूप्स जनरेट होंगे ताकि इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया जा सके। तो कैसा होगा? आपने कहा सर ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया कि इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इस लूप के अलोंग, तो दैट इज ई, कुछ इस तरीके से, जो इस तरीके की फील्ड को सपोर्ट करे, मतलब घटने से रोके, क्योंकि फील्ड घट रही है तो बढ़ाना पड़ेगा भैया, चेंज का विरोध करना, लंच बाबा ये कह के चले गए। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, इसका मतलब जब मैं यहां पर देखूंगा तो इस पर नेट ईएमएफ कितना आएगा? तो आपने कहा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ई जनरेट हुई। अच्छा, अक्रॉस द लूप जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो यूनिफॉर्म ही रहने वाली, लूप की बात हम जब करते हैं तो अक्रॉस द लूप डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम रहेगा। तो आपने कहा सर ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ई डॉट डीएल की बात करूं तो अक्रॉस दिस लूप जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई दैट इज ई,
अच्छा, इसका डायमेंशन कुछ दिए गए होंगे, ए क्रॉस बी इंटू एच, तो ए ये वाला हो गया है ना, और ये एच हो गया। तो आपने कहा ई इंटू ए इधर वाला प्लस ई इंटू एच प्लस ई इंटू ए प्लस ई इंटू एच, इट शुड बी इक्वल टू ईएमएफ, यही तो ईएमएफ इंड्यूस होगा टोटल। अगर यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हुई है तो ईएमएफ यही जनरेट होगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, और यही ईएमएफ डी फाइव डी टी के बराबर होगा। तो आपने कहा कि सर बिल्कुल ठीक बात है, इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। आपने कहा सर आपके मन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आई? मैंने कहा देखो मेरे दोस्त, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज थी जिसके बारे में मैं सोच पा रहा था कि मुझे निकालना क्या। आपने कहा कि सर व्हाट वेलोसिटी, तो मतलब फोर्स की बात करनी है, फोर्स की बात करनी है, चार्जेस दिए गए हैं, तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के तो फोर्स लगेगा नहीं भाई साहब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फिनोमिना तो हमें समझना पड़ेगा, और उसके लिए हमने बात की कि भाई जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई होगी उस लूप के अंदर, जो हमारा फैराडे बाबा कह के, वही हम बात करने जा रहे हैं। तो फैराडे बाबा ने बात की, तो आपने कहा सर देखो ई इंटू ए ईएमएफ के बराबर हो गया, इट शुड बी इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। मतलब कितना हो गया? आपने कहा सर ये हो जाएगा एरिया ए इंटू एच मल्टीप्लाइड बाई डीबी बाई डी टी। मैं कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पर एक चीज दे रखी है एंड दैट इज गिवन कि h बहुत छोटा है। अच्छा, h नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, मतलब बहुत छोटा है, मतलब मैं इस पार्ट को इग्नोर कर सकता हूं। h बहुत छोटा है तो मतलब अगर h बहुत छोटा है तो मैंने क्या बोला कि a प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a ओनली, तो मैंने h को इग्नोर कर दिया। तो यहां पे बोल सकता हूं कि जो 2e इंटू ए होगा इट शुड बी इक्वल टू a इंटू एच इंटू डी बी बाई डी टी, है ना, जो भी चेंज होगा ए से वाला ए चला गया, तो ई की वैल्यू निकल के आ गई, इट इज इक्वल टू एच बाई टू इंटू डी बी बाई डी टी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो फोर्स भी आ जाएगा, एफ बराबर क्या होगा क्यू इंटू ई। तो ऊपर का एरिया कितना हो गया? आपने कहा ए इंटू बी का एरिया है, तो चार्ज कितना लगेगा वो फोर्स की बात करें तो एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं? आपने कहा एफ बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई। तो क्यू कितना? आपने कहा ए इंटू बी इंटू सिग्मा, ये ऊपर वाले पे प्लस नीचे वाले पे। आपने कहा सर वो भी निगेटिव चार्ज है तो दिशा उस पर भी सेम रहेगी। देखो जरा ध्यान से, ऊपर वाले पे क्योंकि निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, तो फोर्स इस पर भी इधर लगेगा, और इस वाले पर भी फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो दोनों पर फोर्स सपोर्टिंग है सेम डायरेक्शन में, तो इसका मतलब दोनों के फोर्स हम ऐड कर सकते हैं। तो वी कैन वेरी सिंपली पुट इट एज 2ab सिग्मा इंटू ई, दैट इज इक्वल टू एफ। एफ को मैं लिख सकता हूं बेटा डीपी बाई डी टी। तो डीपी बाई डी टी इट इज सिंपली डिफाइंड एज 2ab इंटू सिग्मा, और ई की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है h बाई टू इंटू डी बाई डी टी। dt से dt कैंसिल, सर dp सिंपल सिंपल इक्वल टू 2ab सिग्मा इंटू एच इंटू डी बी। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करते हैं वी कैन वेरी सिंपली से द p फाइनल माइनस p इनिशियल मतलब mb फाइनल दैट इज इक्वल टू 2ab सिग्मा इंटू एच इंटू बी माइनस फाइनल मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड फाइनली जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, तो मैं यहां पे बात करूं तो मैं m इंटू बी फाइनल इट इज इक्वल टू 2ab सिग्मा इंटू एच इंटू। अभी यहां पर एक ट्विस्ट और है, जरा ध्यान से देखना, भी एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर वापस यहीं पर आऊंगा और फिर कुछ बातें। सेटिस्फाइड हो गए यहां से आप लोग? फाइनल वेलोसिटी निकल के आ गई, देख लीजिए बेटा एक बार। अब यहां से थोड़े रिश्ते वही करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, कुछ चीजें करते हैं और चीजों को समझ लेते हैं। चलते नहीं चाहिए, टू नहीं काटा मैंने, टू नहीं रहेगा, टू नहीं रहेगा, टू नहीं रहेगा, गलती हो गई। ठीक है, टू नहीं रहेगा, ए बी सिग्मा एच बी बाई एम ये आ जाएगा, है टू से टू कैंसिल हो गया था। ठीक है। अच्छा भाई, अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन एक आईएनपीएच में भी आया था, और अब मैं वहां से इसको लिंक करने की कोशिश करूंगा। आप लोग जरा दिमाग लगाइएगा, फिर थोड़े बेहतरीन क्वेश्चन और पूछेंगे तो थोड़ा और मजा आना शुरू हो जाएगा आपको। मैंने कहा एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा दिया उन्होंने, और दे आस्क्ड कि भाई देखो एक ये लूप है, ये सिलेंडर है, और नाउ दे आस्क कि सिलेंडर पर सोचना जरा बेटा, है ना। नाउ दे आस्क कि भाई ये सिलेंडर लगा हुआ है,
इस सिलेंडर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। क्या है? द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज सिग्मा। द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज सिग्मा। ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अगर ये सरफेस चार्ज सिग्मा है और यहां ऊपर की तरफ उन्होंने z डायरेक्शन बोली थी, मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा पहले, और इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है BZ। इसका आपको रेडियस दे दिया गया है R। मास, तो ये एक हॉलो सिलेंडर है। मास दिया गया है m, मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप I दैट इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर सेंट्रल एक्सिस के अबाउट लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे दी गई है, और नॉन कंडक्टर गिवन है। ठीक है, कंडक्टिंग होता है तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं, राइट। आपको ये दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड दे दी गई है B बराबर B नॉट Z कैप, वेयर अप डायरेक्शन इज गिवन है Z। ऊपर की डायरेक्शन को इन्होंने Z दे दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपकी डायरेक्शन जो है वो Z है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो आपने कहा सर ठीक है, मैंने कहा बहुत भी। तो अब इन दिस केस इफ मैग्नेटिक फील्ड इज सडनली ऑफ, सेम क्वेश्चन, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज suddenly switched off, find ओमेगा ऑफ सिलेंडर। वहां क्या पूछा था? वहां वेलोसिटी पूछी थी, ओमेगा पूछा है। और ये अपने इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, राइट। ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है और ये फ्री टू रोटेट है अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। ये आपसे पूछा गया। अब यहां पर क्या सोचेंगे जरा मुझे बताएं। चलिए ठीक है, अब आपने सेम चीज बोली, आपने कहा मैंने बहुत बढ़िया, मैंने कहा देखो भाई अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वापस से ऊपर जाती मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो इसको बढ़ाने के लिए यहां पर करंट ऊपर की तरफ कुछ ऐसे फ्लो करेगा, मतलब इन दिस डायरेक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल जनरेट, ताकि ऊपर की तरफ है तो ऊपर से देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो एक ई इंड्यूस यहां पर भी जनरेट होगा, राइट। तो आपने कहा कि सर देखो जैसे अपन बात करते थे, अब इसको आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से सोच लीजिए। तो एक ईएमएफ जो इंड्यूस होगा दैट इज ई इंड्यूस डॉट डीएल, इट शुड, अच्छा मैं आपसे डायरेक्टली बोल सकता हूं कि r/2 इंटू डीवी बाई डी लिख सकते हैं ई इंड्यूस, या आप इसको d5 से भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू d5/dt। यहां से आप इक्वेट करते हैं द सेम फिनोमिना ई इंड्यूस, क्योंकि ई इंड्यूस पूरे में यूनिफॉर्म रहेगा, इनटू 2 पाई कैपिटल R, इट शुड बी इक्वल टू b इनटू पाई r स्क्वायर dv/dt, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट रहेगा। तो ई इंड्यूस द सेम फिनोमिना विल अराइज, जो हम लोग डायरेक्टली ड्राइव करके लिखें या सीधे सीधे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर पैदा होगी, दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ r/2 इंटू dv/dt, राइट। बिकॉज ऑफ विच इस पर एक फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो टॉर्क भी लगेगा। टॉर्क, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर है, तो अगर मैं यहां पर सरफेस पर कोई भी एक चार्ज dq लूंगा तो इस पर एक फोर्स टेंजेंशियली लगेगा। तो एक छोटा सा फोर्स जो df लगा दैट इज टेंजेंशियल, दैट इज dq इंटू ई, और ये टेंजेंशियल है तो इसके करस्पॉन्डिंग लगने वाला जो छोटू सा टॉर्क होगा डी टाउ, इट इज नथिंग बट सिंपली dq इंटू ई मल्टीप्लाइड बाई आर। तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट टॉर्क लगेगा दैट टाउ, इट शुड बी इक्वल टू, क्योंकि ई भी कांस्टेंट है आर भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा टोटल सरफेस चार्ज। तो अगर टोटल सरफेस चार्ज की बात करेंगे तो ई इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर इंटू एल, वेयर एल इज कॉल्ड एज द लेंथ। मैं ये लेंथ लिखना भूल गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। एल इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर, राइट। तो ये आपका टॉर्क लग गया। तो इस पूरे जर्नी में बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आईएनपीएचओ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए कि ब्यूटीफुली बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं।
ईएमआई इज वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। अगर इसको आपने बहुत प्यार से नजाकत के साथ पढ़ा है ना दोस्त, तो बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आसान तरीके से वो चीजों को सोचना है। हर जगह यही लग रहा है, डी5/dt, नथिंग मोर देन दैट। मैंने आपको भी 2-3 लेक्चर इस पे दिए भी हैं, राइट? तो मैंने कुछ हाई फाई और साई फाई बातें नहीं कर रहे हैं, सिंपल बातें जो जैसी पढ़ी वैसी बातें करनी है। और क्योंकि आपने ये सब चीजें बेसिक पढ़ी हुई तो वही चीज करना है। तो टाउ बराबर ई इंटू आर, 2 पाई आर एल इंटू एल हो गया। तो यहाँ पे टाउ की बात करें उसको लिख सकते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम dl/dt। इट शुड बी इक्वल टू ई को लिखा जा सकता है r/2 इंटू db/dt इंटू 2 पाई r²। अगर मैं यहां पे देखता तो L हो जाएगा दैट इज I डी आई। तो यहां से dt कैंसिल, इट्स सिंपली इक्वल टू dl, इट शुड बी इक्वल टू 2 पाई, अच्छा 2 तो कैंसिल हो जाएगा, πr³ इंटू L इंटू dB। अच्छा मैंने चार्ज क्योंकि सिग्मा लिखना भूल गया, माय मिस्टेक। सिग्मा इट शुड बी देयर, एक सिग्मा और आएगा, है ना? कुछ एक छोटी मोटी वैल्यूज अगर बेटा भूल जाए तो प्लीज मेंशन जरूर कर दिएगा। टोटल चार्ज सरफेस पे, क्योंकि सरफेस एरिया जो होगा दैट इज 2 पाई आर एल मल्टीप्लाइड बाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट? तो सिग्मा इंटू πr³ इंटू एल दैट इज dl। और अगर मैं यहां से लिखता तो मैं लिख देता L फाइनल माइनस L इनिशियल, इट शुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू πr³ इंटू एल इंटू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। ये तो लिखेंगे। अगर मैं यहां पर बी फाइनल माइनस बी इनिशियल की बात करता हूं दोस्त, तो मेरे पास एक चीज समझना, आई इंटू ओमेगा फाइन, इनिशियली ओमेगा 0 था तो 0 हो गया, दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा। अच्छा द रिलेशनशिप, क्योंकि अपोजिंग नेचर होता है, याद रखना हमेशा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा वो इसका विरोध करने के लिए होगा, तो एक नेगेटिव साइन रहेगा ही रहेगा। जो फोर्स लग रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही होती है इंड्यूस, एवरीवेयर इट इज माइनस का d5/dt, माइनस का, तो माइनस साइन एक जरूर पिक्चर में रखना, क्योंकि ये यहाँ पर आपकी वैल्यूज को चेंज करना है, उसी के करस्पॉन्डिंग होता है। और मैं ठीक है, माइनस साइन अंदर जाएगा तो बी इनिशियल माइनस बी फाइनल बन जाएगा। इनिशियली जो थी, अब यहां पर बस यही एक चेंज आता है, इनिशियल जो थी वो तो मुझे पता है बी नॉट थी, फाइनल कितने आपने कहा 0, 0 नहीं होगी, द बी फाइनल विल बी अ वैल्यू। तो आपने कहा मतलब, मैंने कहा देखो जब एक सिलेंडर किसी ओमेगा से घूमता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होती, म्यू नॉट Ni, बिकॉज सिलेंडर बिहेव्स एज अ, अब सुनना ध्यान से, अ रोटेटिंग सिलेंडर बिहेव्स एज अ रोटेटिंग सिलेंडर बिहेव्स एज अ, कैसे बिहेव करता है दोस्त? कैसे बिहेव करता है? जो रोटेटिंग सिलेंडर होता है इट बिहेव्स एज अ सोलोनॉइड। आपने कहा मतलब ये हो गया कि अगर कोई एक सिलेंडर रोटेट कर रहा है, इफ अ सिलेंडर इज रोटेटिंग, इफ अ सिलेंडर इज रोटेटिंग विद सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और उस पे सरफेस पर आपका चार्ज दिया गया है, रोटेटिंग सिलेंडर मतलब चार्ज भी लिखना जरूरी है यहाँ पे, चार्ज्ड, ठीक है ना? तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो इस पे एक सरफेस करंट बन जाएगी, और सरफेस करंट बन गई तो हमको पता है कि जब ये एक पॉजिटिव चार्ज उसके सरफेस पर है और ये पॉजिटिव चार्ज किसी ओमेगा से रोटेट करना शुरू करेंगे तो ये एक लूप ऑफ करंट की तरह बिहेव करेंगे। और यहां पर जब मल्टीपल ऐसे चार्जेस यहां पर पूरे सिस्टम में लगे हुए, तो ऐसे ये मल्टीपल लूप ऑफ करंट की तरह बिहेव करेंगे, इट बिहेव्स एज अ सोलेनॉइड, राइट? और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज सिंपली इक्वल टू म्यू नॉट इनटू Ni, वेयर Ni स्टैंड्स फॉर, ये क्या होता है बेटा? आपने कहा सर ये होता है करंट पर यूनिट लेंथ, यही तो लिखना है हमने को, करंट पर यूनिट लेंथ। तो आपने कहा कि सर इसकी एक यूनिट लेंथ में कितना करंट होगा? मैंने कहा देखो अगर यहां से मैं देखूं तो अगर ये क्यू चार्ज, अगर मैं यहां एक यूनिट की बात करूं तो यहां पे कितना चार्ज होगा? आप बोलेंगे क्यू इंटू 2 पाई आर इंटू 1 इंटू सिग्मा। और करंट कितना बनेगा? आप बोलेंगे सर करंट होता है क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो वी कैन वेरी सिंपली से सिग्मा इंटू 2 पाई आर अपॉन इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सिंपल डिफाइंड एज सिग्मा ओमेगा इंटू आर, दैट इज द आई। अब अगर ये आई है तो मैग्नेटिक फील्ड फाइनल कितनी बन गई बेटा? आप बोलेंगे म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर। ठीक है?
जरा ध्यान से एक बार देख लीजिए, कोई चैलेंजेस हो, कोई परेशानी हो तो बताएं, मतलब सोचें और लिखें इसको जल्दी से। समझ में आता है बच्चों? ठीक है, तो अब हमारे पास फाइनल आ गई, तो मैं वैल्यूज को बेटा पुट कर देता हूं। तो आपने कहा कि सर द ओमेगा फाइनल, अब बेटा आई ओमेगा फाइनल इट शुड बी इक्वल टू सिग्मा पाई आर क्यूब एल इंटू बी नॉट माइनस, अब ये भी जाएगा तो सिग्मा पाई आर क्यूब इंटू एल, और यहां पर ये फैक्टर और आ जाएगा बेटा, सॉरी, सिग्मा म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर, है ना, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर। ओमेगा अगेन यहाँ ओमेगा फाइनल वाला ही होगा, तो ओमेगा फाइनल इधर आ जाएगा, एंड वी कैन वेरी सिंपली से फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द ओमेगा फाइनल इज सिंपली इक्वल टू सिग्मा पाई आर क्यूब इंटू एल इंटू बी नॉट अपॉन दिस आई प्लस ये बेटा जो इसका कांस्टेंट वैल्यू आएगा वो आप वहां पुट कर दीजिए। आपने कहा सर अच्छा यहां आपने फाइनल मैग्नेटिक फील्ड पैदा की, ऊपर क्यों नहीं किया? अब मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, और क्योंकि ये स्टैंड क्वेश्चन है, कई लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, मैं अगर आपसे यहां पूछता तो क्या जब ये इधर की तरफ मूव करेंगे तो क्या इनके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी या नहीं आएगी? जरा एक बार सोचिए और मुझे बताइए। सोचेंगे तो कुछ और अच्छा निकल कर भी आएगा, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम थी तो मैंने स्टैंडर्ड बताया, बट एक्चुअली यहां पर एक छोटा सा चैलेंज है। अच्छा यही सेम सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो पाथफाइंडर के अंदर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का एमसीक्यू नंबर 2 है, द वेरी सिमिलर क्वेश्चन उन्होंने वहां पूछा है, बट यहां पर जब हम बात करते हैं तो फाइनल को हम लोग जीरो कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहां पर एच को बहुत छोटा मानते हुए ये बात कर ली गई, बट उससे दो बातें और डिस्क्राइब होती है, लेकिन आइए मैं समझा देता हूं एक बार इस पूरी कहानी को। जब एक यहां पर एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर की बात की गई, ठीक है ना, जब एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर की बात की गई बेटा, तो इसको अगर हमने v वेलोसिटी से चलाया, ठीक है, तो बेटा जब ये मूव करेगा तो इट ऑल्सो कैरीज अ करंट, राइट। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो जब ये चार्ज आगे जाएगा तो इट बिहेव्स एज अ करंट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जब ये आगे जाएगा तो इट बिहेव्स एज अ करंट मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर आगे चलते हैं तो करंट की बिहेवियर आता है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, तो कितना करंट जाएगा? मैंने कहा बेटा यहां से मैं दो रेफरेंस आपको याद दिलाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी इनफिनाइट शीट में, अच्छा इनफिनाइट का मतलब क्या होता है जरा ये भी समझना, अगर एक बहुत शीट ऑफ करंट है, इसको हम याद करें, हम लोग बोलते हैं शीट ऑफ करंट, है ना, इनफिनाइट शीट ऑफ करंट, अगर इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट है और करंट यहां बाहर की तरफ आ रही, वेयर लैम्डा इज डिफाइंड एज आई, अगर इसकी लेंथ आपको एल दी गई है और यहां से टोटल करंट आई है, तो लैम्डा इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट लेंथ, है ना, आई अगर टोटल करंट आ रही है इससे बाहर इस स्ट्रिप से, तो करंट को हम डिफाइन करते हैं आई बाई एल के साथ। तो याद करो जल्दी से बताओ, दिमाग में घंटी बजी, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी, सोच के देखो, कुछ हम लोग ऐसे बना देते थे और हम बोलते थे देखो इसकी कारण अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनेगी, तो यहां पर एक लूप बनाते थे एम्पीरियन लूप, और हम बोलते थे कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दैट इज बी इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, राइट। और ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो रहेगा इट वुड बी समथिंग लाइक दिस वन, कि ये यहां पर कुछ ऐसे रहेंगी और इधर की तरफ कुछ इस तरीके से रहेंगे, और इनके बीच में भी अगर इसकी थिकनेस को मान ले तो म्यू नॉट लैम्डा एक्स के टर्म्स में बात निकल कर आ जाती है, अगर तो सॉरी सिग्मा के टर्म्स में, मतलब डेंसिटी के टर्म्स में निकल के आ जाता है, तो वो बातें हम लोगों ने एम्पीरियन लूप के करस्पॉन्डिंग की भी थी, और यहाँ पर एक ऐसा एम्पीरियन लूप लेके अपन डिस्कस भी करते हैं। दिस कम्स आउट टू म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। तो अब यहां पर अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन व्यू देखूं तो एक यहां से करंट बाहर आ रही है, तो करंट कितनी है? आपने कहा सर करंट जो हो जाएगी दैट इज चार्ज मूविंग प्रति सेकंड, कितना चार्ज एक सेकंड में है, तो मैंने कहा देखो यहां पे सिग्मा चार्ज है, तो यहां से कितना चार्ज dt समय में बाहर जाएगा, तो आपने कहा सर dt टाइम में ये v डॉट dt आगे बढ़ेगा, तो dq द चार्ज मूव्ड इन dt सेकंड इट्स सिंपली डिफाइंड एज सिग्मा इनटू इसकी थिकनेस, दैट वी कैन वेरी सिंपली से यहां पर ये ए फील्ड, हाँ, तो ये इधर की तरफ आएगा बेटा, तो यहां पर जो फील्ड लाइंस बनेंगी, अब क्योंकि यहां पर हमें करंट ऐसे फ्लो करानी पड़ेगी, तो ये इधर की तरफ आगे बढ़ रहा होगा, सोचिएगा, तो इसको वेलोसिटी जो गेन होगा वो भी इधर की तरफ गेन होगा बेटा।
अब जो मैग्नेटिक फील्ड गेन होगा वो इधर की तरफ होगा, तो उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसने इधर की तरफ गेन की, क्योंकि करंट तो इसको धक्का ऐसे लगा ए पे, तो वेलोसिटी इसकी इधर की तरफ आई, तो यहां पर ये करंट ऐसे बाहर आता हुआ दिखाई पड़ेगा यहां पे, और यहां पर ये करंट आपको अंदर जाता दिखाई पड़ेगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक जो ट्विस्ट है उसको आपको क्लैरिटी में यहां पर देने जा रहा हूं। जब ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आती हुई दिखाई पड़ेगी और ये इधर की तरफ मूव करता दिखाई पड़ेगा, तो यहां पर क्या होगा, तो आपने कहा सर इस डबल रीजन की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर ये करंट जो होगा दैट इज दिस थिकनेस दैट इज बी, तो म्यू नॉट बी डॉट वी डी टी, मतलब यहां पर अगर प्रति सेकंड देखेंगे तो dt समय में जो आगे आएगा v डॉट dt, और इसकी जो लंबाई है वो b है। तो मैं अगर इसको यहां समझाने की कोशिश करूं इन दिस प्लेस, वी कैन वेरी सिंपली से कि ये देखो ये थिकनेस b हो जाएगी, तो dq जो निकला सिग्मा इंटू बी इंटू वी डॉट डी टी, ये निकला। इतना dq इधर एडवांस हो रहा है, और ये जब आगे आएगा तो इसका जो dq वो निगेटिव का होगा, तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट dq बाई dt दैट इज द फ्लो ऑफ करंट इन नथिंग बट सिग्मा b इंटू वी। और हमें क्या चाहिए, करंट पर यूनिट लेंथ चाहिए, तो आपने कहा करंट पर यूनिट लेंथ चाहिए, तो वी कैन वेरी सिंपली से कि दैट लैम्डा इट्स सिंपली इक्वल टू आई अपॉन इसकी लेंथ जो है वो बी हो जाएगी, दैट सिंपली इक्वल टू सिग्मा इंटू वी। देख लीजिए जरा एक बार, दैट इज लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा निकल के आ गया। आपने कहा सेम नीचे के लिए होगा, क्योंकि उसमें बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो मतलब मैं यहां पर अगर बात करूं तो इन दिस सिचुएशन आई कैन वेरी सिंपली से, मैं इसको जरा थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं आपको थोड़ा इजीली समझा पाऊं ना, आपको जब नोट्स मिले तो उसमें कोई चैलेंज आपको ना लगे। एक सेकेंड बच्चा। अब जब आपने यहां पर देखा और इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया यहां पर, तो ये आगे की तरफ बढ़े, और बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट तो यहां पर ये करंट जब आगे की तरफ आ रहा है, सोचिएगा जरा ध्यान से, ये बी सेगमेंट्स है ना, ये वाला बी है, पीछे वाला ए है। अब यहां पर जब करंट आई आगे की तरफ आ रहा है और यहां पर ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, तो आपने कहा सर यहां से जब करंट आगे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर धक्का देती हुई बनेगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों कारण अगर देखोगे तो ऐसा, तो फील्ड लाइंस इधर, तो B दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, और प्लस इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी इधर की तरफ आएगी, प्लस म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। तो जो B इनसाइड डेवलप होगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू लैम्डा, और म्यू नॉट इंटू लैम्डा अगर ये डेवलप हो गया तो वी कैन वेरी सिंपली से, अच्छा आपने कहा सर ये तो इनफाइनाइट के लिए था, मैं एक छोटा पॉइंट बताना ही भूल गया। आपने कहा सर ये तो इनफाइनाइट के लिए होता है ना, मैंने कहा बेटा इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट। आपने कहा इनफाइनाइट का मतलब ये होता है बहुत बड़ा लंबा, मैंने कहा नहीं बेटा, इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। जब मैं इस वायर की बात कर रहा हूं तो दिस वायर इज इनफाइनाइट एंड दिस वायर इज फाइनाइट। तो आपने कहा क्या मतलब, मैंने कहा देखो बेटा, अगर आप इस लोकेशन की बात करोगे तो फॉर द लोकेशन ऑफ P1 द वायर बिहेव्स एज अ इनफाइनाइट वन, फॉर द लोकेशन एट P2 द वायर बिहेव्स एज अ फाइनाइट वन। तो कोई चीज इनफाइनाइट होती नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई इतना लंबा वायर हो जाएगा जो अनंत से अनंत का आ रहा है, धरती फेद के पूरे यूनिवर्स में टहल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। द वर्ड इनफाइनाइट इज सिंपली अ रिलेटिव टर्म। अब रिलेटिव का मतलब क्या हो जाता है कि भैया एक यहां तो मतलब यहां वाला इनफाइनाइट है, पीछे वाला इनफाइनाइट नहीं है, राइट। तो वही सेम चीज है, तो यहां पर आपने कहा, मैंने कहा यहां पर एक कंडीशन दे दी गई कि ये जो h है बहुत छोटा इन कंपेयर टू बी एंड ए। अब बहुत छोटा है इसका मतलब हम इसके बहुत नियर कंडीशंस की बात कर रहे हैं, मतलब अगर मैं इसी शीट की यहां बात करता मेरे प्यारे बेटा, अगर मैं यहां बात करता और मैं यहां पर आपसे बोलता, तो बोलता बेटा देखो ये वाला पॉइंट P2 फाइनाइट शीट है, लेकिन जब मैं यहां बात कर रहा हूं P1 के लिए तो ये एक इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा। सिंपल है, इट इज इनफाइनाइट शीट। तो अगर ये इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव कर रहा है तो आपने कहा सर वो मैं यहां से अपन जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि इनफाइनाइट शीट है, तो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी दैट इज म्यू नॉट इनटू लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे म्यू नॉट, और वी हैव कैलकुलेटेड दैट लैम्डा इज सिंपली डिफाइंड एज, कहां निकाल दिया हमने यहां पे, दैट इज सिग्मा इंटू वी।
अच्छा भाई, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट सिग्मा इंटू वी, और अगर हम यहां पर बात करते हैं कहां गया फ्लक्स की, तो फाइव बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे म्यू नॉट सिग्मा इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू एच, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो निकलेगी तो इसी फ्लक्स से, तो इंटू एच आ जाएगा। दिस इज फाइनल फाई या दिस इज फाइनल मैग्नेटिक फील्ड। पहले इस बात को देख लीजिए, समझ लीजिए बेटा, पॉज करिए, समझिए। क्लियर है बेटा सबको, है ना? मतलब थोड़ा सा समय देना इस चीज को समझने के लिए। अब बेटा एक्चुअली आंसर जो है वो क्यों थोड़ा डिफर हो रहा है उसको समझ लीजिएगा एक बार बस, क्योंकि देखो फ्लक्स फाइनल मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड फाइनल मिल गया, जब हम यहाँ पर बात करते हैं और जब हम यहाँ पर लिखते हैं कि बी और जो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर कायदा ये कहता है कि हमको ये लिखना चाहिए था ए बी सिग्मा इंटू एच इंटू बी माइनस म्यू, एंड इट कम्स आउट टू म्यू नॉट सिग्मा इंटू बी, और ये फिर इधर आता, एंड द एक्चुअली द आंसर दैट शुड बी द वी फाइनल, इट शुड बी ए बी सिग्मा एच इंटू बी अपॉन एम प्लस दिस फैक्टर दैट कम्स आउट टू बी ए बी सिग्मा एच मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर। ये आइडियलिस्टिक कंडीशन में आना चाहिए था, सॉरी बी फाइनल लिखना था मुझे यहाँ पे, मैंने अगर आप सब कुछ आइडियलिस्टिक कंडीशन की तरह माने, इनफिनिट पीरियड की तरह ट्रीट करें, तो कायदा कहता है कि ये आंसर थोड़ा इधर की तरफ होना चाहिए, बट हाँ उन्होंने फाइनल फ्लक्स को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया क्योंकि बहुत छोटी कंडीशन मानी थी, तो दे पुट अप द आंसर इन दैट वे। बट एक्चुअली मैं अगर बात करूं कंडीशनिंग की, तो आईएनपीएचओ ने जब इस चीज को फ्रेम किया, दे आस्क्ड इट अ वेरी प्रॉपर वे, और उन्होंने फाइनल फ्लक्स को कंसिडरेशन में रखा। दिस 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 इज द क्वेश्चन, अगर आप देखना चाहें तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आईएनपीएचओ 2020, है ना? और बहुत अच्छे समय से आईएनपीएचओ हो चाहे आईपीएचओ ये क्वेश्चन पूछते हुए आ रहे हैं। एक डिस्कस करते हैं इम्पल्स की बात, फिर मैं थोड़ा सा और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आता हूं, और फिर मैं आज बात करूंगा सेल्फ एक्साइटिंग डायनामो के ऊपर भी, लेकिन थोड़े एनर्जी की बात कर लेते हैं, ये पहले सर्किट की बात करें। ये बेसिकली दिस इज अ सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम मैं लेकर आ गया था, क्योंकि कुछ बच्चों का था कि भाई सर्किट की और प्रॉब्लम आरसी सर्किट कैसे करते हैं मोशनल ईएमएफ के साथ, तो मैंने एक सर्कुलेशन के साथ नहीं बताया था, तो विल डिस्कस इट ओवर हियर, दैट इज आल्सो अ गुड पॉइंट, बट लेट्स फर्स्ट गेट इनटू द मैग्नेटिक इंपल्स पार्ट, है ना? तो अब हम बात करते हैं इंपल्स ड्यू टू द जो हमने पहले भी आपसे चर्चा किया, और वही सेम चीज की हम चर्चा वापस करने जा रहे हैं इंपल्स की। अब जैसा क्वेश्चन पहले था कि उसको अचानक से जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज की गई तो कितना होगा, इन द वेरी सिमिलर वे दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड, और बोला गया रेक्टेंगुलर लूप ऑफ विथ बी एंड एल एंड मास एम एंड रेजिस्टेंस आर इज प्लेस्ड क्लोज टू अ कोप्लेनर विद अ वेरी लॉन्ग फिक्स्ड स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई, one side of the loop is parallel to the straight current showing the figure, the current in the conductor is suddenly switched off, again the current को हमने वापस से suddenly switch off कर दिया, neglect gravity and find the velocity acquired by the loop, कितनी वेलोसिटी ये लूप एक्वायर करेगा ये आपसे पूछा गया। तो वापस से कंडीशन आती है कि लूप वेलोसिटी एक्वायर क्यों करेगा, राइट? आपने कहा कि सर जब आप करंट को सडनली चेंज करेंगे तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, यहां पर रिपल्शन आएगा, और रिपल्शन के करस्पॉन्डिंग कहानी बनने वाली है। तो आपने कहा कि सर यहां करंट फ्लो कर रहा है, और जब करंट फ्लो करेगा तो यहां पर इसको समझने के हमारे पास दो तरीके बनते हैं। पहला तरीका ये बन जाता है कि देखो सर ये रिसोर्स यहां पे करंट आई है, और जब इस लूप में अचानक से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसके अंदर भी एक करंट फ्लो कर जाएगा, राइट? अब यहां पर क्या है, सुनना जरा ध्यान से, यहां पर ये लूप कैसा दिया गया बच्चों, देखो जरा कहां गया कंडक्टर, a straight current conductor I, the loop is parallel to the straight conductor, the loop of the width L and the mass and the resistance R, मतलब रेजिस्टेंस आर है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है दैट कैन फ्लो, राइट? और रेजिस्टेंस इनफिनिट हो जाता है। अब जब इसके अंदर एक करंट फ्लो करेगा मतलब इसके ऊपर टोटल चार्ज नहीं है, इसके पहले जो हमने दो केसेस दिए वहां पे चार्ज था, बट इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है बेटा, आपने कहा जीरो, तो फोर्स क्यों लगेगा भाई, द फोर्स विल एक्ट,
तो आपने कहा कि सर अब फोर्स क्योंकि चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी की अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी उसको एक्सप्लेन कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या करेगी? आपने कहा वो तो चार्ज फोर्स लगाती है और यहां तो कोई चार्ज है ही नहीं। अब चार्ज नहीं है तो फोर्सेस किस तरीके से आएंगे और कहानी क्या बनेगी? जरा इसको ध्यान ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने कहा देखो सर यहां बेसिकली होगा क्या, क्योंकि करंट यहां फ्लो कर रही है। अब जैसे ही आप करंट को स्विच ऑफ करोगे तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू करेगा। तो एज दिस करंट चेंजेस विद टाइम इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिकॉज ऑफ विच ईएमएफ इंड्यूस। अच्छा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। अब इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगा, तो इसको बढ़ाने के लिए लूप की डायरेक्शन थोड़ी गलत बना दी मैंने, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। अरे भाई हम्म हम्म तो अब यहां पर क्या होगा? आपने कहा देखो सर अब मैं यहां पे लूप की डायरेक्शन थोड़ी सी गलत कर दी। मैंने कहा देखो भाई लूप ऐसे फ्लो करेगा ताकि अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए। आपने कहा सर ठीक है, मतलब यहां पर करंट आई ऐसे होगा और यहां पर करंट आई कुछ इस तरीके से आएगा, जो करंट आई इसके अंदर इंड्यूस करेगा। तो इसको आई इंड्यूस से बना देते हैं। तो मैंने अभी माना हमेशा जब भी यहां पर चेंजेस की बात की जाती है, अचानक से चेंज की बात की जाती है, कीप वन थिंग इन माइंड कि हमेशा हमें डीआई उसको जीरो नहीं मानना है, हम उसको डिफरेंशियल फॉर्मेट पे लिखेंगे। तो आपने कहा कि देखो सर अगर मैं यहां पर बात करूं तो फ्लक्स फाई एसोसिएटेड कितना है? तो आप लिख सकते हैं दैट इज म्यू नॉट आई, मतलब इंटीग्रेशन यहां पर म्यू नॉट आई पॉइंट टू पाई आर इंटू, बेटा अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसकी लंबाई एल है, एल और इसकी थिकनेस हम एल डॉट डी एक्स लिख देते हैं। और इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा x बराबर a से x बराबर a प्लस बी तक, तो अपनी कहानी बन जाएगी दैट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट। अगर इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रही तो इसके साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो कितना हो गया? म्यू नॉट आई इंटू एल अपॉन टू पाई। अच्छा, आर की जगह मैं यहां पर x लिखा है तो यहां पर भी, क्योंकि मैंने यहां से किसी दूरी x पर एक छोटा एलिमेंट dx मान लिया है। इससे फ्लक्स, तो इसको इंटीग्रेट करके निकाल देते हैं। कॉमन प्रैक्टिस है बच्चा, आप सभी लोगों ने किया होगा। तो एल एन ए प्लस बी अपॉन ए। तो ये हो गया हमारे पास फ्लक्स जो एसोसिएटेड है। आपने कहा सर ठीक है। अब ये फ्लक्स जब चेंज होगा दैट इज कॉल्ड डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी क्यों आएगा? तो आपने कहा बिकॉज ऑफ चेंज इन आई। बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट मैंने कहा, तो इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं। मतलब मैंने लिख दिया म्यू नॉट एल एल एन ए प्लस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाई टू पाई। ये एक कांस्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई डी आई बाई डी टी। तो इसके कारण जितना डी फाई बाई डी टी होगा उतना आपका ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ईएमएफ इंडक्शन का मतलब हो गया उतनी ही करंट फ्लो करेगी। तो आई इंड्यूस जो हो जाएगा दैट इज ईएमएफ इंडक्शन अपॉन आर, राइट। तो जितना आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्यों इंड्यूस हुआ? बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज हो रही? बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट बेटा। अब चेंज इन करंट क्या होगा? तो ईएमएफ इंडक्शन अपॉन रेजिस्टेंस अगर मैं बात करता हूं तो वी कैन वेरी सिंपली से इसको आर से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर जो फैक्टर कांस्टेंट था वहां पर एक और चीज आ गई, म्यू नॉट एल एल एन ए प्लस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाई टू पाई। एंड दिस आर इज फॉर रेजिस्टेंस, याद रखिएगा आर इज फॉर रेजिस्टेंस, राइट, इंटू डी आई बाई डी टी। ये आपका आई इंड्यूस हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार। अब ये आई इंड्यूस हुआ, करेक्ट है पॉइंट? आपने कहा यस सर। तो अब क्या होगा? आपने कहा तो अब इस पर फोर्स लगेगा। अब फोर्स क्यों लगा? मैंने कहा देखो यार, जब इसके अंदर इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है मेरे दोस्त, जरा इसको ध्यान से देखेंगे, जब इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हुआ इस तरीके से ताकि अंदर की फ्लक्स बढ़ाए, तो आई इंड्यूस इधर की तरफ आया, आई इंड्यूस। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगा एफ, वो कितना? रिपल्सिव नेचर का। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे म्यू नॉट, सॉरी अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लग जाएगा। जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है तो इट विल अट्रैक्ट। तो और इसको हम ऐसे देखते, तो आपने कहा सर फोर्स इस पर एक ऊपर की तरफ लग गया। आपने कहा बिल्कुल सही। तो कितना हो जाएगा? आपने कहा म्यू नॉट आई, अगर करंट इसमें, स्मॉल आई इसमें, अपॉन टू पाई ए इंटू इसकी लंबाई एल। बेटा यही होता है एफ अट्रैक्टिव। इस पर एफ रिपल्सिव लग जाएगा क्योंकि अपोजिट सेंस में करंट फ्लो करेगी, ऐसे आके इधर तो रिपल्सिव हो जाएगा। तो यहां वाला एफ रिपल्सिव कितना हो गया? आपने कहा म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आई इंटू एल अपॉन टू पाई ए प्लस बी।
नेट फोर्स कितना लगा? आपने कहा जो नेट फोर्स लगेगा इट इज सिंपली डिफाइंड एज म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आई इंटू एल अपॉन 2 पाई 1/a - 1/a। बेटा ऑब्वियस सी बात है कि जो अट्रैक्टिव वो ज्यादा है, और इसको हम इस तरीके से प्रूफ भी कर सकते हैं कि बेटे जब ईएमएफ फ्लक्स घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड हायर, जहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है उस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, राइट? तो हमारे लॉजिक को भी ये सही बता रहा है कि फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए इधर इसको किधर मूव करना चाहिए? टुवर्ड्स द हायर मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा बच्चा। तो आपने इसको पुट अप कर दिया, a प्लस बी, ए चला जाएगा, b अपॉन a इंटू ए प्लस बी निकल के आ जाएगा। तो दिस इज द नेट फोर्स। अब जरा कंडीशन को देखना, आई हमने यहां से निकाल लिया, दिस इज अगेन 1। तो मैं अब जब ये एक्सप्रेशन बड़े बनते तो मैं यहां पर इसको कांस्टेंट को C1 लिख देता हूं, ताकि मेरे लिए इक्वेशन बहुत छोटी हो जाए, मैं आपको समझा पाऊं कि मैं क्या कर रहा हूं, कुछ खास बड़ा काम है नहीं। F बराबर क्या हो गया? आपने कहा कि सर देखो I इंटू आई के अलावा बाकी सब कांस्टेंट मान सकता हूं, राइट? तो आपने कहा कि सर मैं इसको छोड़ के बाकी ये जितना भी है इसको हमने कांस्टेंट मान लिया, मान लेते उसको C2 बोल दिया, दिस फैक्टर इज C2। तो नेट फोर्स कितना बना? आपने कहा सर ये बन गया C2 टाइम्स ऑफ I इंटू स्मॉल आई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, स्मॉल आई को क्या लिख सकते हैं? C2 टाइम्स ऑफ I इंटू C1 टाइम्स ऑफ DI/dt, दैट इज कॉल्ड एज द नेट फोर्स। देख लीजिए जरा ध्यान से, क्या यही बनेगा? अगर बेटा यही चीज बन गई तो वी कैन वेरी सिंपली से, अब समझना जरा ध्यान से, बहुत बेसिक सा कंडीशन, अगर ये कंडीशन यहां पर आ गई तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि मेरे पास बहुत सिंपल सी कंडीशन आ गई निकल के। एक सेकेंड, अच्छा ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है, एक सेकेंड, जस्ट जस्ट गिव मी मोमेंट। अरे यार, कौन सा है ये? सॉरी, ठीक है, हाँ, समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, है ना? थोड़ा सा उसका वो बैकग्राउंड का थोड़ा हमने सेटअप बैकग्राउंड कर दिया तो चैलेंज आ गया था। तो अब यहां पर क्या बन गया? आपने कहा सर यहां पे तो कुछ खास बड़ी बात नहीं रहेगी, इट इज सिंपली इक्वल टू F बराबर C1 C2 इंटू आई टाइम्स ऑफ DI/dt। मैंने कहा, आपसे पूछा कितना इंपल्स होगा, तो आपने कहा F को लिख सकता हूं dp/dt या m इंटू dv/dt। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, m इंटू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल 0 था, इट शुड बी इक्वल टू C1 C2 इंटू आई डी आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे आई का स्क्वायर, आई डी आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, क्योंकि फाइनल करंट 0 हो जा रही है, करंट की बात कर रहे हैं। तो V फाइनल इट इज सिंपली इक्वल टू C1 C2 इंटू आई स्क्वायर बाई 2। सिंपल कंडीशंस, समझ में आता है बेटा? इट इज वेरी सिंपल। हर चीज को बहुत बेसिक और फंडामेंटल अप्रोच के साथ देखना सीख लीजिए। ईएमएफ चेंज होगा, करंट आएगी, करंट करंट इंटरेक्शन से एक फोर्स बनेगा जो उसको इंपल्स दे देगा, क्योंकि करंट अचानक से चेंज हो रही है तो उस पर एक इंपल्सिव फोर्स लग जाएगा। फ्रॉम देयर वी कैन सिंपली कैलकुलेट दिस वन। आपने कहा सर ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू वन मोर वेरी गुड प्रॉब्लम, दैट इज दिस वन। यहां पर मैं दो चीजों की डिस्कशन करने जा रहा हूं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्बिनेशन के साथ कैसे हम कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं। तो यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर भी चर्चा करेंगे, और यहां पर हम अच्छा, मुझे ये बहुत ज्यादा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं, मतलब ये जेई एडवांस में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आपका बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वैरायटी, मतलब इस तरह, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, मतलब ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली आए भी हैं तो आने की प्रोबेबिलिटी है भी, जहां पे थोड़ा वेरिएशन है, तो वो वेरिएशन आपको भी आज कराऊंगा भी, है ना? तो आपको क्या बोला गया? यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर, राइट?
hollow cylinder of mass capital M, radius r, length L, carrying uniform charge of surface charge density sigma. Again सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर की बातचीत आ रही है यहाँ पे, सरफेस सिग्मा है, कैन रोटेट विदाउट फ्रिक्शन अबाउट अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सल दैट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. द सेवरल टर्न्स ऑफ द लाइट थिन इंसुलेटिंग कॉर्ड आर wrapped on the cylinder, and this M is from the free end of the cord. Initially the block is held rest as shown in the figure. Find the acceleration of the block after its release. Neglect the charge transfer to the cord and fringing of magnetic field एट द एंड्स ऑफ द सिलेंडर. ये फ्रिंज को नहीं, फ्रिंज का मतलब होता है फैल जाना, है ना. फ्रिंज का मतलब होता है जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एंड पर आती है तो वो अपने भाई वो यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगी, राइट, वो फैलेगी. तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 का फैक्टर आ जाता है अगर आपको पता है सोलेनोइड के एंड्स पर आते आते. इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिंजिंग. तो फ्रिंजिंग के कारण क्या होता है, रेडियल फील्ड जनरेट होती है ना. वो अभी आगे है, हम लोग डिस्कस करेंगे. रेडियल फील्ड अगर होती है तो वहां पर कैसे ऑसिलेशंस बनेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, उसका डिस्कशन अभी इसके आगे. तो आपने कहा कि सर ट्रांसफर टू द कॉर्ड एंड द फ्रिंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ द सिलेंडर, एक्सेलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन एज g एंड द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम इनसाइड द सिलेंडर इज गिवन एज म्यू नॉट. अच्छा भैया, अब अगर हमको ये कंडीशंस गिवन है एंड इट इज आस्क्ड टू मी कि अब मैं क्या करूं, तो मैंने कहा देखो भाई, जब ये इसको नीचे खींचेगी तो इसके पास घुमाव आएगा. जब घुमाव आएगा तो इसकी सरफेस पर बैठा हुआ चार्ज घूमेगा, और जब इसकी सरफेस पर बैठा हुआ चार्ज घूमेगा तो इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, क्योंकि यहां पर ओमेगा अब कांस्टेंट ना होके अल्फा आ रहा है. अल्फा मतलब ओमेगा समय के साथ बदलेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदल रही होगी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर समय के साथ बदलेगी तो अपने विरोध करेगी, राइट. तो हम जिस कंसेप्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन कुछ ये है कि जब भी एक चार्ज सिलेंडर एक मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको दिया था जो एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड की बात थी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके मोशन का विरोध करेगी और उस पर एक टॉर्क अप्लाई करेगी. इसको आप सेल्फ इंडक्टेंस के माध्यम से देखेंगे तो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट बन जाता है और बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से आप इस चीजों को समझ पाते हैं. तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि अगर एक सिलेंडर घूम रहा है, ठीक है, विद वेरिएबल ओमेगा, बढ़ता या घटता हुआ है, तो उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड भी समय के साथ बदलेगी. तो अगर ओमेगा बदल रहा है तो उसका विरोध होगा. दैट इज बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस. और यहां पर यही सेल्फ इंडक्टेंस हमको मैकेनिकल फॉर्मेट में देखने को प्राप्त हो रहा है. तो मैकेनिक्स प्लस ईएमआई का एक बड़ा प्यारा सा कॉम्बिनेशन यहां पर है. तो आपने कहा सर अगर मैं एफबीडी की बात करूं तो मेरे पास को करने के कुछ तरीके, मैं आपको मेथड नंबर 1 पे पैरेलल लेके चल रहा हूं जो बेसिक पर है, फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन की तरह भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. तो अगर इसके सरफेस पर चार्ज कोई सिग्मा दिया गया, चार्ज डेंसिटी, तो इस पर मैं चार्ज क्यू मान लेता हूं, मतलब अगेन एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास एम, रेडियस आर, लेंथ एल, तो क्यू बराबर हो गया सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल. ठीक है ना. तो मैं क्यू यूज कर रहा हूं फर्दर, ताकि मैं बार बार इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखने वाला हूं, थोड़ा छोटा सा काम हो जाएगा अपना. तो आपने कहा सर ठीक है भैया क्या करें, भैया बहुत सिंपल है, अगर इसका एक्सेलरेशन ये है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो क्या लिखोगे. आपने कहा सर देखो पहली इक्वेशन बचपन से बनाते हैं, दैट इज एम जी माइनस टी बराबर एम इंटू ए. आपने कहा सर इस पर कोई चार्ज नहीं, किसी तरीके का फोर्स लगेगा नहीं, कोई टेंशन का बात नहीं, अपना एकदम बिल्कुल परफेक्ट चलेगा. मैंने कहा बहुत बढ़िया. ये घूमेगा, आपने कहा घूमेगा तो टेंशन का एक टॉर्क आएगा टी इंटू आर. मैंने कहा बहुत बढ़िया. लेकिन जब ये घूमेगा ओमेगा बढ़ेगा, तो इसके अंदर बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा, मेरे दोस्त इस बात को बस एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोप्चा पॉइंट में जल्दी समझ लेंगे इसको, कि अगर यहां पर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है और वो घूम रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, तो बी इनसाइड इट बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ऑफ ओमेगा, ये एक करंट की तरह बिहेव करेगा, एंड आई शुड बी इक्वल टू क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई. दिस इज द टोटल करंट, राइट. और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ब्यू, क्योंकि ये एक सोलेनोइड की तरह बिहेव करे, दैट इज म्यू नॉट एनआई, वेयर एनआई इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट लेंथ. एनआई क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ की तो बात करते हैं. तो अगर मैं यहां पर लिख दूं तो म्यू नॉट इंटू क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई अपॉन एल, क्योंकि पर यूनिट लेंथ की बात करनी है, टोटल लेंथ. तो आपने कहा कि सर क्यू कितना है, आपने कहा सिग्मा 2 पाई आर, और इसको कट कर देंगे तो मेरे पास बच जाएगा म्यू नॉट, क्यू को लिख दिया सिग्मा 2 पाई आर इंटू एल अपॉन 2 पाई, और ये एल 2 पाई एल एल कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट सिग्मा आर. ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई. ओए होए, ओमेगा कहां चला गया मेरे भाई साहब, हम क्या ओमेगा के बिना कैसे आ जाएगा. अब ये मैग्नेटिक फील्ड है. अब मैग्नेटिक फील्ड अगर ये है तो बदलेगी,
तो अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर यूनिफॉर्म मानते हैं, इसलिए हमको फ्रिंजिंग इफेक्ट को मना भी कर दिया गया है। तो अंदर यूनिफॉर्म नेचर की है, मतलब एक सिलेंडर जब रोटेट कर रहा है तो कहानी तो कुछ ऐसी बन गई ना मेरे दोस्त। है ना, कुछ ऐसी तरीके से। और जब इसके सरफेस पर ये चार्ज सिग्मा है और जब ये मास m यहां रोटेट करेगा तो इसका जरा 3D व्यू भी देख लीजिए आप। हमको फ्रिंजिंग के लिए मना कर दिया गया, तो इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हम सभी को पता है, दैट इज म्यू नॉट n इंटू आई, और बिकॉज ऑफ एन आई वी कैन वेरी सिंपली से म्यू नॉट इंटू सिग्मा इंटू आर ओमेगा, राइट, सिग्मा इंटू आर ओमेगा। ये हमने पहले भी निकाल दिया था, खैर ये मल्टीपल टाइम्स हम कर चुके हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं है। ये आपकी बी हो गई। अब जब इस रीजन के अंदर सोचना ना बेटा, मैग्नेटिक ऐसे घूम रही तो यहां से मान लीजिए फील्ड ऐसे बाहर आ रही, जब इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज होगी तो आप इसको फ्लक्स के थ्रू सोचें या आप इसको सिंपल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह सोच लें। तो आपने कहा इसका मतलब इसके सरफेस पर ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, दैट इज सिंपली डिफाइंड एज r/2 इंटू dv बाई dt। और अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ये क्यों आती है, बिकॉज ऑफ दिस वन। तो आपने कहा कितना हो जाएगा, आपने कहा सर देखो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू सिग्मा, r/2 है तो ये r² हो गया अपॉन 2 इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बी को, तो यहां पर क्या बन जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, क्योंकि सिग्मा भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट है सिर्फ ये। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई जो इसको बेसिकली विरोध कर रही होगी, राइट। तो इसका एक टॉर्क जनरेट होगा। तो टॉर्क ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग गया, आपने कहा कि सर जो चार्ज होगा एफ, तो ये सारा फोर्स एफ टेंजेंशियली लगने वाला है, तो एफ बराबर क्यू इंटू, मैं डीएफ करके लिखूं या डायरेक्टली लिख दूं कोई खास फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि सारा का सारा फोर्स टेंजेंशियल लगेगा, तो हम डायरेक्टली क्यू ई इंटू आर, तो जो टॉर्क लगेगा जाके बेटा दैट इज क्यू ई इंटू आर। तो क्यू कितना हो गया, आपने कहा सिग्मा इंटू 2πr_l, ये सिग्मा हो गया, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल के आ गई म्यू नॉट सिग्मा r²/2 इंटू डी ओमेगा डी, इसको मैं अल्फा लिख सकता हूं, और मल्टीप्लाइड में एक और आर आ गया। तो ये टॉर्क जनरेट हो गया बिकॉज ऑफ, ये किसके कारण आ गया, इस इंड्यूस, क्योंकि जब आप इसको घुमाएंगे, जब इसको घुमाएगा तो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसका विरोध करेगी ताकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो। तो जब हम टॉर्क इक्वेशन की बात करते हैं तो टॉर्क इक्वेशन, क्योंकि बिकॉज ऑफ मोशन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदल रही है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी स्पेस में वो उस मोशन का, उस रोटेशन का विरोध करेगी, जिसका एक टॉर्क निकल के आ गया। और वी कैन वेरी सिंपली सम दिस अप, तो यहां से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वी कैन वेरी सिंपली से दैट इट इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहां आ गया सिग्मा स्क्वायर आर आर आर, तो 4 आर हो गए, ठीक है ना, तो यहां लिख देते हैं आर की पावर 4 पाई, और ये हो गया एक एल, और इसको लिख दिया अल्फा, ठीक है ना। देख लीजिए कोई टर्म छूटा ना हो, तो ये टॉर्क आ गया। अभी मैच करा लेंगे तो कुछ दिक्कत होगी तो देख लेंगे एक बार, है ना। तो जब मैं नेट टॉर्क इक्वेशन यहां पे लिख रहा हूं तो मेरी एक इक्वेशन तो बन गई है, दैट इज mg माइनस टी, इट शुड बी इक्वल टू m इंटू ए। टॉर्क तो t इंटू आर माइनस, क्योंकि विरोधी टॉर्क है तो अपोज करेगा, माइनस दिस वन, माइनस म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर आर की पावर 4 पाई इंटू एल इंटू अल्फा, इट शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है ना। और हमें पता है दैट ए शुड बी इक्वल आर अल्फा। तो आपने कहा मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, एक कंस्ट्रेंट रिलेशन, दीज टू टॉर्क इक्वेशन। मेरे से पूछा क्या गया, आपसे आपने कहा सर पूछा गया है ग्रेविटी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो ब्लॉक मतलब ए पूछा गया, मतलब अल्फा निकाल लेंगे तो ए भी निकल के आ जाएगा, ए बराबर आर अल्फा है। तो मैं यहां से बात करूं तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो टी की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं, दैट टी शुड बी इक्वल टू एक आर अल्फा और एक इधर की तरफ आई जाएगा, सो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट C1 मान लेता हूं ना, ताकि C1 प्लस आई इंटू अल्फा, ये आ गया टी।
टी की वैल्यू पुट कर दी तो mg, और अल्फा को मैं लिख सकता हूं a/r, तो mg शुड बी इक्वल टू ma प्लस c1 प्लस i इंटू a/r। तो यहां से a की वैल्यू की बात करेंगे तो आ जाएगा mg अपॉन m प्लस दिस फैक्टर c1/r प्लस i/r। चार स्क्वायर होना चाहिए था, अच्छा t/r, t इंटू आर है ना बेटा, तो एक और r आना चाहिए था, यहाँ r स्क्वायर हो जाएगा, इट शुड बी r स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन बन गया अपने पास। अब एक्सेलरेशन की एक्चुअल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वी कैन वेरी सिंपली डिफाइन दिस वैल्यू, c1 की वैल्यू को पुट कर देंगे तो a बराबर अपने पास निकल के आ जाएगा mg अपॉन m प्लस c1 हो गया म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर, r के और 4 है तो नीचे वाला r स्क्वायर कैंसिल होकर r स्क्वायर बन जाएगा और पाई इंटू एल, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर r स्क्वायर पाई इंटू एल प्लस, अच्छा हॉलो सिलेंडर दिया गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन mr स्क्वायर। आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक हॉलो सेंटर ऑफ मास एम रेडियस आर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा mr स्क्वायर, राइट। तो mr स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर करेंगे तो ये m, तो ये 2m बन जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी mg अपॉन 2m प्लस म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर r स्क्वायर पाई इंटू एल, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देख लीजिए, बात समझ में आती है बेटा? जल्दी से लिखें इसको फटाफट, और इसके मेथड 2 पे चलते हैं फिर फटाफट। लिख लिया बेटा? नेक्स्ट आता है इसका मेथड 2। मेथड 2 में दूसरे क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूंगा, ये एक मेथड हो गया, ठीक है ना। अब मैं यही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ रहा हूं और मेथड 2 विद न्यू क्वेश्चन, है ना। तो मेथड 2 उसी क्वेश्चन को तो आप लोग कर ही लोगे ना, न्यू क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और देख लीजिए कुछ कोई क्वेश्चन में कुछ एरर ना रह गया हो, एक बार चेक भी कर लेंगे, कुछ छूट गया तो देख लीजिएगा बेटा ना, छोटी मोटी दिक्कत ना रह जाए कोई। अब मैं आपको वही क्वेश्चन का एक नया पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नया पैटर्न इन द सेंस नई सोच कैसे पूछा जा सकता है। तो आइए नए वेरिएशन की तरफ चलते हैं और नई कहानी को बिल्कुल अपने बेसिक्स के थ्रू समझते हैं। आपसे बोला गया कि मैंने एक सिलेंडर, अगेन द सेम सिलेंडर, उसको यहां रख दिया गया, इसके ये भी एक सिलेंडर है, और सबसे अच्छा होता है ना कि सिलेंडर का अगर सेल्फ इंडक्टेंस, अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लूप दे दिया जाए तो और ही प्यारा कहानी बन जाती है। नहीं दिया जाए, सिलेंडर दे दिया गया तो कोई बात नहीं। आपको बोला गया कि एक मास m है, इसको हमने रिलीज कर दिया, प्योर रोलिंग करता हुआ नीचे आ रहा है, यहां पर आपको बोला गया म्यू सफिशिएंट है, म्यू इज गिवन एज सफिशिएंट, और ये प्योर रोल करता हुआ नीचे की तरफ खिसकता हुआ आ रहा है। तो बताओ जब ये बॉटम पर आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका ओमेगा क्या होगा, और किस तरीके से इसको सॉल्व करें। और एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एच हाइट नीचे आ रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मतलब स्टार्टिंग छोड़ा गया तो ऊपर से मान लीजिएगा एच हाइट, वो आगे का मत सोचेगा, मिड में दिया है ऐसा मान लेंगे। तो फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट कम्स टू द बॉटम। साइज अगेन छोटा है, दिखाने के थोड़ा बड़ा बना दिया गया है ताकि आप ऐसा ना सोचे कि भैया जाएगा टकराएगा, और वो सब चीजें इग्नोर करनी है। तो साइज आर इज वेरी वेरी स्मॉल। सेम हॉलो सिलेंडर है, जो डायमेंशन पहले थे वही सेम सिलेंडर डायमेंशन है। तो आपने कहा सर अब जब ये रोल करेगा, अगेन सरफेस है, तो जब ये रोटेट करेगा तो वापस ओमेगा आएगा, और ओमेगा वापस से चेंजिंग है तो वो वापस से विरोध करेगा। तो इसका मतलब कहानी यहां पर भी वही बनेगी कि जब जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव करता हुआ आ रहा होगा, तो जब ये आगे की तरफ मूव करता हुआ जैसे यहां पहुंच जाएगा तो यहां पर इसके पास कुछ वेलोसिटी v होगी, कुछ ओमेगा होगा, और चूंकि ये चार्जेस रोटेट कर रहे होंगे कुछ इस तरीके से, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाएगी और जो इनटू द प्लेन होगी। अब ओमेगा इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू द प्लेन जो है ये भी बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो अपोज करेगा कौन, आपने कहा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास एक तो तरीका था कि फ्लक्स लिख के, जो हमने जैसे बात कर रहे थे, और चेंज की बात कर लें ओमेगा टर्म्स में लिखने की कितना होगा, जो हमने पहले किया। या मैं इसका एक और तरीका समझाने की कोशिश करता हूं, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। तो एक तो मेथड जो था जो हमने यहां लिखा कि भैया जब ये घूमेगा
तो यहां पर इसके अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी बिकॉज ऑफ करंट आई अगर होगा ओमेगा टर्म्स में, और उसको डिफरेंशिएट करके डी ओमेगा बाई डी टी लिख के हमने वैल्यूज को पुट अप कर दिया। मैंने कहा एक कहानी और समझो कि जब ये नीचे की तरफ आ जाएगा तो इसके पास क्या एनर्जीज बचेंगी, व्हाट एनर्जीज विल इट हैव। तो आप बोलेंगे सर इसके पास एक वेलोसिटी होगी, एक ओमेगा होगा, और अब बिकॉज क्योंकि अब ये घूमता हुआ आ रहा है तो इसके पास एक मैग्नेटिक एनर्जी भी होगी। तो मैं यहां पर बात करता तो इनिशियल एनर्जी कितनी होती, तो आप बोलते सर इनिशियल एनर्जी होती है एम जी इंटू कैपिटल एच, क्योंकि बाकी तो घूम भी नहीं रहा था और रेस्ट पे था, तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलते हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एल आई स्क्वायर, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द अरे मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड एनर्जी जो अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो हाफ एल आई स्क्वायर जो एनर्जी स्टोर होती है इनसाइड द सोलेनोइड। अब आपने कहा सर फैक्टर बस एक ही दिक्कत देगा, एल है क्या, तो एल को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, और अगर मैं सोलेनोइड के केस की बात करूं तो सोलेनोइड के केस में सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन इंटू एल, एल इज द लेंथ है ना। आपने कहा कि सर ये एक सिलेंडर है, ना स्मॉल एन पता है ना कैपिटल एन पता है, चलो एल पता है, स्मॉल एन कैपिटल एन नहीं पता है कुछ भी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पता है तो क्या मैं ये बता सकते हो कि इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना म्यू नॉट एन स्क्वायर, कैपिटल क्या होता है एन स्मॉल एन इंटू एल, राइट। तो कैपिटल एन का मतलब हुआ क्या, तो आपने कहा सर कैपिटल मतलब टोटल लेंथ, तो स्मॉल एन जो हो जाता है दैट इज डिफाइंड एज एन, कुछ गलत तो नहीं लिखा ना मैंने, एन स्क्वायर एल स्क्वायर है ना। ठीक है। तो आपने कहा सर स्मॉल एन कैसे सोचे, मैंने कहा जैसे पहले सोचा है। तो अब आपने कहा कैसे सोचा, मैंने कहा देखो भाई स्मॉल एन आई होता क्या है, आपने कहा करंट पर यूनिट लेंथ, एन आई क्या है करंट पर यूनिट लेंथ, बस सिंपल वही कंपेयर कर दो क्या बचा है। तो आपने कहा सर अभी हमने देखा था, अगर मैं यहां देखूंगा तो मैं बोल सकता हूं म्यू सिग्मा आर कहां गया, एन आई कितना हो गया सिग्मा आर इंटू ओमेगा, तो आपने कहा सर मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज सिग्मा आर इंटू ओमेगा, दैट इज एन इंटू आई, यही तो है। तो मुझे फंडामेंटली यहां पर मैं लिखना चाहूंगा तो मैं क्या, मुझे लिखना क्या है, आपने कहा एल आई स्क्वायर की बात करनी है, आई भी नहीं पता, या एल इंटू आई की बात करना चाहे तो एल इंटू आई की बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो दो तरीके हैं, एल आई पे बार बार एन आई का कंपोनेंट बन जाएगा एन आई स्क्वायर और अपॉन में एन आ जाएगा, तो मेरे को लिखने के लिए तो सिर्फ ये सिंपल कंडीशन चाहिए, एम जी एच बराबर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब यहां पर एल आई कितना है, आपने कहा कि सर देखो आई को अगर मैं लिखना चाहूंगा वी कैन वेरी सिंपली से इट इज क्यू दैट इज सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल ओमेगा अपॉन 2 पाई, आप यहां से एन निकाल सकते हो, सिंपल एल आई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपने आप बन जाएगा, तो अपने को ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, तो 1/2 एल कितना हो गया, आपने कहा म्यू नॉट एन, एन स्क्वायर आई स्क्वायर, सीधा एन आई स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे ना इनटू एल स्क्वायर, देख लें जरा ध्यान से ना। तो यहाँ एल एल की वैल्यू हमने पुट कर दी म्यू नॉट एन आई स्क्वायर एल स्क्वायर, और आई अंदर आ गया था, एन आई की वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा, तो आपने कहा सर बिल्कुल सिंपल हो गया, तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू बन गई एम जी एच दैट इज टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्योंकि हॉलो सिलेंडर है, प्लस 1/2 म्यू नॉट और एन आई स्क्वायर और एल स्क्वायर, तो एन आई को लिख दिया मैंने सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। आर ओमेगा को वी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये वी स्क्वायर हो गया, बाकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ गया, खत्म कर, ठीक है। और क्योंकि नीचे आएगा फ्लिपिंग वी बराबर आर ओमेगा, तो
तो अब आप एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप देखोगे तो दैट इज अ वेरी सिंपल और वेरी इंटरेस्टिंग मेथड कि आप उसको एनर्जी कंजर्वेशन से भी देख सकते हैं, वो भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। देख लीजिए बेटा। ठीक। एक बार इसमें मुझे कंफ्यूजन लग रहा है सोलोनाइड का, ये मैंने एन इंटू एल इंटू ए है ना, सोलोनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस मैंने कुछ फॉर्मूला गलत लगा दिया ना। सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा जाके एरिया फाई म्यू नॉट एन आई इंटू ए, अच्छा एरिया आएगा ना एन और फाई का नहीं, तो एन इंटू या ए आएगा बेटा, यार ये एक गलती कर रहा था मैं, ए आएगा एन इंटू एल, तो ए इंटू एल बनेगा, मैं एल स्क्वायर नहीं बनता था, ए इंटू एल बनेगा बेटा ये, एन इंटू एल, हाँ ए इंटू एल बने। बच्चे ये एल स्क्वायर गलत लिख गया है, ये नहीं बचेगा, ये फैक्टर ए इंटू एल पे आएगा, एरिया इंटू लेंथ, हाँ एरिया इंटू लेंथ, म्यू नॉट एन आई इंटू कैपिटल एन इंटू ए, यही तो आएगा ना बेटा जो हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं ना, तो वो थोड़ी सी गलती कर दिया जल्दबाजी में मैंने, म्यू नॉट एन आई एन इंटू, ये फ्लक्स बनेगा, आई डिवाइड करोगे एन इंटू ए बन जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। तो आई थिंक बाकी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, वो छोटी सी जो गलती वो भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है, और कोई गलती तो नहीं की है। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो भैया कंसेप्ट वाला समझ में आ गया। अब मैं इसी पर एक और दिशा में आपको लेके चल रहा हूं और उम्मीद कर रहे हैं कि उस डायरेक्शन पे थोड़ी सी कहानी और बेहतर करेंगे। अरे वो कहाँ गया यार, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड सुपर कंडक्टिंग, सुपर कंडक्टिंग से मैंने एक और, अच्छा चलो पहले इसको कर लेते हैं फिर एक और कहानी समझाऊंगा। ये भी एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, गेम ऑफ सुपर कंडक्टिंग रिंग, इसको और समझ लीजिए। ठीक है ना, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दूंगा, आई विश कि आप लोग करेंगे, हिंट हिंट भी करूंगा, लेकिन दैट इज अगेन कमिंग टू द पॉइंट। इस पर कैसी कैसी बातें होती है, जब रेडियल फील्ड की बात आती है तो रेडियल फील्ड की बातें क्या क्या होती है, कैसे कैसे कर सकते हैं, आइए अब उसको हम लोग समझने की कोशिश में लगते हैं। तो आपसे बोला गया थिन सुपर कंडक्टिंग जीरो रेजिस्टेंस ring is held above a vertical cylindrical magnetic rod as shown in the figure. The axial symmetry of the ring is the same to that of the rod. The cylindrically symmetric ring magnetic field around the ring can be described approximately in the terms of the vertical and radial components. Magnetic field vector given bz बराबर b naught 1 minus alpha z and vr equals to b naught beta into r, where b naught alpha beta are constant and z and r are the vertical and radial position coordinates respectively. अच्छा भैया, फिर उन्होंने बोला है कि इनिशियली द रिंग हैज नो करंट फ्लोइंग, इनिशियली उसके पास कोई करंट नहीं थी, when released it starts to move downward with its axis still vertical. From the data below determine how the ring moves subsequently, how what current flows in the ring, properties of the ring दिया गया, mass दे दी गई, radius दे दिया गया, self inductance of the ring is already defined. अगर बेटा यहीं पर भी मैं यहां पर जो क्वेश्चन मैंने आपको किया, अगर यहां पर इसको लूप दे दिया जाता है, एक रिंग दे दिया जाता है और उसका सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन कर दिया जाता, तो मेरे लिए क्वेश्चन एक लाइन का था, एल की वैल्यू डाल के आंसर आ जाता। इसीलिए मैंने ये एनर्जी मेथड बताया है कि अगर यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली डिफाइन है ना, तो बेस्ट मेथड है एनर्जी मेथड, क्योंकि फिर आपको ओमेगा ओमेगा को सोचने की जरूरत ही नहीं, सीधे एल आई स्क्वायर की तरफ मूव करोगे, फटाफट आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड थिंग। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, और यहां पर जो हमको वैल्यूज दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड के कांस्टेंट दे दिए गए अल्फा जेड, इनिशियल कोऑर्डिनेट एंड सेंटर ऑफ द रिंग गिवन है z बराबर 0 और r बराबर 0 पर आपके इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप है। तो मैं मान लिया कि भैया ये इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पे, और यहां पर ये z बराबर 0 और r बराबर 0 पे मामला सेटल्ड है, ये अपना ओरिजिन हो गया। अब जैसे इसको छोड़ा गया तो कहानी होगी क्या और क्या होगा, उसके पोजीशन, उसका सब्सिक्वेंट मोशन कैसा होगा, और इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। मोशन किस तरीके का बनेगा, क्या फ्रीक्वेंसी रहेंगी, क्या मतलब जो भी चीजें बनने वाली वो कैसे होंगी। तो आपने कहा सर फ्री फॉल इन मैग्नेटिक फील्ड और इन डाइवर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब भी डाइवर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, जहां रेडियल कंपोनेंट हो गया, कन्वर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, आप सोचना जरा ध्यान से, मैं इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं। हमेशा 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 विरोध होगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना। अब जब आपको फ्लक्स की इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन होगी, कितना फ्लक्स जा रहा है,
तो आप यहां से फ्लक्स की बात कर सकते हो। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो जेड डायरेक्शन की है वो फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग बात कर सकती है, दैट इज बी नॉट 1 - अल्फा जेड। ये फ्लक्स का ओरिएंटेशन है और यहां से जब ये मूव करेगी तो यहां पर एक बी आर कॉम्पोनेंट आएगा। तो क्या होता है कि जब बेटा एक ये डाइवर्जिंग फील्ड होती है तो बिकॉज ऑफ द फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, जब डाइवर्ज करेगी तो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो अगर इसके साथ फ्लक्स की बात आएगी तो यहां पर एक करंट भी फ्लो करता है क्योंकि बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स। और जब करंट फ्लो करता है तो बिकॉज ऑफ द रेडियल फील्ड वो करंट से एक फोर्स भी लगता है। अच्छा भाई, कैसा फोर्स लगेगा, क्या होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज यहां पर क्या है, सुपर कंडक्टिंग रिंग। इसका मतलब क्या है, जब आपको जीरो रेजिस्टेंस की बात की जाती है तो हम सभी को पता है कि इसका खुद का एक सेल्फ इंडक्टेंस है, तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इसका एसोसिएटेड फ्लक्स हो जाएगा जो जेड डायरेक्शन का फ्लक्स है मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया प्लस इसका खुद का फ्लक्स एल इंटू आई, वेयर आई इज द करंट इन लूप। तो आपने कहा यहां फ्लक्स क्यों आया, मैंने कहा बेटे दो आए, एक तो जो जा रहा था वो, और जब इस पे करंट फ्लो करेगा तो उससे खुद का भी तो एक फ्लक्स यहां पैदा हो जाएगा ना, खुद की तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेल्फ इंडक्टेंस बताता क्या है, खुद का खुद के साथ कितना रिलेशन डेवलप हुआ है। तो जब मैं यहां पर एलआई की बात करता हूं तो मुझे यहां पर फ्लक्स की बात आ गई। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो जब हम फ्लक्स की बात करते हैं तो वी कैन वेरी सिंपली से द डी फाई बाई डी टी जो होता है यही तो ईएमएफ इंडक्शन की बात करता है। और ईएमएफ इंडक्शन की बात आएगी दैट शुड बी इक्वल टू आई इंटू आर, जो करंट इसके अंदर इंड्यूस होगी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू बीजेड इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एल, अच्छा डी बाई डी टी इंटू एल आई। अच्छा बेटा, तो आपने कहा इसका मतलब ये हो गया, मैं यहां पर बोल सकता हूं, अच्छा यहां पर एक चीज हमको गिवन है दैट रेजिस्टेंस इज सुपर कंडक्टिंग कहानी क्या है, रेजिस्टेंस जीरो। अगर रेजिस्टेंस जीरो है इसका मतलब इसके अंदर कोई भी करंट प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। अगर नहीं, करंट प्रोड्यूस हो सकती है बट कोई भी ईएमएफ इंडक्शन जो है वो वहां नजर नहीं आ सकता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब उसके कारण किसी भी तरीके का ड्रॉप नहीं होगा, आईआर नहीं होगा। अच्छा सर, तो जब आईआर यहां का फैक्टर जीरो हो गया मतलब इसका मतलब ये फैक्टर जीरो है, इसका मतलब ये फैक्टर कैसा हो जाएगा, आपने कहा सर ये फैक्टर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। आपने कहा इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट रखना है तो बीजेड इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एल इंटू आई इट शुड बी अ कांस्टेंट। इनिशियली क्या कंडीशन दी गई थी, टी बराबर जीरो पे जेड बराबर जीरो है और करंट भी जीरो है, दोनों चीजें आपको दे दी गई थी। The symmetrical magnetic field around the component this axis ring the held above magnetic field rod, और कहाँ लिखा है vertical radial component, ठीक है। इनिशियल ring has no current flowing in it, इनिशियली कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, एवरीथिंग इज मेंशन, ठीक है ना। तो आपने कहा सर इसका इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगी, तो आपने कहा सर इनिशियली बीजेड की बात करें तो जेड बराबर जीरो पे तो बी नॉट हो गया यहाँ पे, तो बी नॉट पाई आर स्क्वायर ये हो गया आपका इनिशियल फ्लक्स फाई इनिशियल, ये क्योंकि जीरो हो गया। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। और जब किसी इंस्टेंट की बात की जाएगी बेटा, तो मैं अब यहां पर बात करूं तो एट एनी इंस्टेंट तो बी नॉट 1 - अल्फा जेड है, याद रखिएगा, 1 - हाँ 1 - अल्फा जेड, 1 - अल्फा जेड प्लस एल इंटू वाई इट शुड बी इक्वल टू बी नॉट, अच्छा यहां पर एरिया ए पाई आर स्क्वायर, इट शुड बी बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बोल सकता हूं कि बी नॉट, ये कि पाई आर स्क्वायर थे, बी नॉट पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू जेड इट शुड बी इक्वल टू एल इंटू आई। तो आई इन रिंग किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो होना चाहिए दैट इज बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू जेड अपॉन एल। ये करंट होगा किसी रिंग में।
क्यों आया ये करंट? ताकि फ्लक्स कांस्टेंट रहे। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो फ्लक्स है ये 2 के कारण हो रहा है, और एक इनिशियल जो फ्लक्स था t बराबर 0 पे। r 0 है, इसका मतलब किसी भी तरीके आई आर मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, कोई एनर्जी कंजम्पशन वहां पे नहीं होगा। तो सुपर कंडक्टिंग रिंग की बेसिक कहानी क्या होती है कि द फ्लक्स थ्रू द, तो अगर मैं कोपचा ज्ञान आपकी बात करूं तो मैं बोलता हूं सिंपल सी चीज एक याद रख लीजिए कोपचा ज्ञान में कि भैया सुपर कंडक्टिंग रिंग the flux through the ring is always constant. क्योंकि R 0 हो जाता है तो R 0 होने से dy dt ऑफ फाई को 0 होना पड़ता है, तो उसके अंदर कोई भी फ्लक्स जनरेट मतलब बदल नहीं सकता है। मतलब सुपर कंडक्टिंग मतलब सर अपने फील नहीं आता। मैंने कहा देखो सुपर कंडक्ट सोचो, इलेक्ट्रॉन एकदम सुपर फ्री है, जैसे ही थोड़ा सा चेंज होगा वो इनफाइनाइट करंट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है, तो दे कैन प्रोड्यूस अप टू इनफाइनाइट करंट टू मेंटेन द फ्लक्स कांस्टेंट। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सुपर कंडक्टिंग रिंग। समझ में आता है? आपने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा देखो भाई, तो अगर आई रिंग की बात करेंगे तो रिंग में करंट किया आ गया। मैंने कहा अच्छा, अब करंट रिंग में कैसे फ्लो करेगा? आपने कहा कि सर रिंग में करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि फील्ड का अपोज करे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो सर ये रिंग है ऐसी, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलती हुई मूव कर रही। तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो बिकॉज ऑफ दिस बी आर एंड दिस बी जेड, बिकॉज ऑफ दिस बी आर, इसके ऊपर मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एक फोर्स है, करंट आई ऐसे आ रहा है बेटा, तो आई इंटू बी आर एक फोर्स ऐसे लगेगा जो इसका विरोध कर रहा होगा। अब जरा मैं यहां पर इसको दिखा देता हूं बेटा, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा करंट फ्लो कैसे करेगा। करंट की डायरेक्शन को जरा एक बार हम शो कर देते हैं। करंट विल फ्लो टू मेंटेन, अब यहां पर जब आप नीचे आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, और जब आप ऊपर सॉरी बी नॉट 1 माइनस अल्फा जेड, मतलब जेड जब पॉजिटिव होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, और जेड जब नेगेटिव होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो जब ये नीचे आया होगा, सोचिएगा जरा ध्यान से, जब ये नीचे आया होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। करेक्ट है पॉइंट? और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसको घटाने, बाहर आता हुआ तो इसको घटाने के फील्ड कैसे पैदा होगा? तो आपने कहा फिर इस तरीके का पैदा होगा कि वो नीचे की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में घुमाएगा। जब नीचे जाएगा तो ऐसे घुमाएगा ताकि फील्ड नीचे पैदा करे। राइट? ओरिएंटेशन फोर्स किसी भी पोजीशन पे देखा जा सकता है, बट मैं एक जनरल ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूं। तो जब अपनी मीन पोजीशन पे ये यहां है यहां है, तो जब ये नीचे आएगा बेटा, जब ये नीचे आएगा, हाँ, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहां पर क्या होगा? तो आपने कहा सर देखो ये करंट मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो घटाने की कोशिश करेगा तो फ्लक्स कुछ ऐसा जाएगा, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पर फाई डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करे, बी बराबर बी नॉट 1 माइनस अल्फा जेड है। तो करंट ऐसे प्रोड्यूस करेगा कि ये फ्लक्स बढ़ाए ऊपर वाला, क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर के फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है। तो करंट विल फ्लो इन दिस मैनर, ऐसे, ताकि ऊपर की तरफ जाए। पहले ये देख लीजिए बेटा सभी लोग। अब जब करंट इसमें ऐसे की तरफ फ्लो करेगा, इसका मतलब करंट इधर की तरफ बढ़ी तो थप्पड़ ऊपर, तो इन दिस सिचुएशन एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा एफ, दैट इज आई बी आर इंटू 2 पाई आर। आपने कहा 2 पाई आर, मैंने कहा लेंथ। फोर्स इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? आपने कहा सर फोर्स इंटू मैग्नेटिक फील्ड होता है आई बी इंटू एल। तो जब इस लूप की बात कर रहे हैं तो यहां पर हर एक सेगमेंट पर एक फोर्स लगेगा। बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट, जब ऊपर और नीचे की बात करेंगे तो मैं इसी चीज को यहां पे बार बार दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर फोर्स ऊपर की तरफ आया, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पर जो बी आर होगा तो वो फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा F। क्योंकि करंट का सेंस ऐसा बन जाएगा, यहां पे करंट अंदर तो नीचे की तरफ पड़ेगा। तो आपने बोला कि सर इसका मतलब जो ये फोर्स है वो हमेशा इसके मीन पोजीशन मतलब z बराबर 0 की तरफ लगेगा। मतलब मुझे ये चीज तो फील आती है कि मोशन हो ना हो ऑसिलेटरी नेचर का ही रहेगा।
द मोशन मस्ट बी ऑफ ऑसिलेटरी मोड। ठीक है भाई। तो आपने कहा कि अगर मैं यहां बात करता हूं तो फोर्स ऊपर, तो फोर्स लगा कितना, तो मैंने कहा देखो फोर्स जो लगा इट इज इक्वल टू, अगर मैं नीचे पोजीशन की बात करता तो एम जी, और ये ऊपर की तरफ लग जाता माइनस, तो एम जी माइनस आई। रेडियल बी आर कितना दे रखा है बेटा हम लोगों को, बीटा नॉट, बी नॉट बीटा इंटू आर। आर तो अपना कांस्टेंट है, तो बी नॉट बीटा इंटू आर के टर्म्स में आ जाएगा, और जो आई है वो आ जाएगा हमारे पास दिस फैक्टर। आई हमने कितना निकाल लिया, बी नॉट पाई आर स्क्वायर अल्फा इंटू जेड एल। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, तो मैं लिखता आई, तो बी नॉट अल्फा इंटू जेड इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन सेल्फ इंडक्टेंस एल, मल्टीप्लाइड बाई रेडियल फील्ड हो गई बी नॉट इंटू बीटा इंटू आर, आर तो कांस्टेंट है क्योंकि यहां से दूरी आर ही रहेगी, मल्टीप्लाइड बाई आई बी आर लिख दिया 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। तो अगर मैं देखूं तो ये फोर्स बन रहा है दैट इज सिंपली एम जी माइनस, अच्छा यहां वेरिएबल बी नॉट कॉन्स्टेंट, एल एल बी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, अल्फा कॉन्स्टेंट, बी नॉट बीटा आर 2 पाई सब कॉन्स्टेंट। तो आपने कहा सर अच्छा भैया सिर्फ जेड एक वेरिएबल है, तो बी नॉट का स्क्वायर यहां बन गया एक, अल्फा एक यहां बन गया, बीटा एक और आ गया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर आर और आर, तो और एक पाई ये बन गया, तो 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन सेल्फ इंडक्टेंस बन गया एल। आई थिंक सारे वेरिएबिलिटी मैंने कवर कर दी इनटू जेड। ये फोर्स हो गया, तो एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू द एम जी माइनस दिस फैक्टर अपॉन एल। सो दिस फैक्टर अगर मैं इसको कांस्टेंट ले लेता हूं सी अपॉन एम इंटू जेड, तो एक्सेलरेशन जो है वो आपका एम जी माइनस सी बाई एम इंटू जेड के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो वी कैन वेरी सिंपली से कि जो आपका रिंग होगा, रिंग विल ऑसिलेट, रिंग ऑसिलेट करेगा इन दिस प्लेन, कीपिंग द एम जी माइनस दिस पोजिशन एज द मीन पोजिशन। तो द मोशन बिल्कुल कि जेड के प्रोपोर्शनल है, द मोशन ऑफ रिंग विल बी ऑसिलेटरी। तो रिंग का जो मोशन हो जाएगा बेटा वो किस तरीके का हो जाएगा, रिंग का मोशन जो है वो ऑसिलेटरी नेचर का मोशन हो जाएगा, और किसके अबाउट करेगा, एमजी। तो आपने कहा कि सर मुझे ये अच्छा, तो सर इसका मतलब ये मीन पोजीशन, मैंने कहा z इक्वल टू जीरो इज नॉट द मीन पोजीशन मेरे दोस्त, z इक्वल टू जीरो इज नॉट द मीन पोजीशन। याद रखना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहां से आपने c बाई एम, अगर मैं यहाँ पे z की बात करता तो मैं यहाँ से वैल्यूज को बाहर निकालता, तो यार यहाँ पर मैं m और यहाँ पे एम जी, तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू बन जाती एम सी, और मैं सी यहाँ बाहर निकाल लेता, अच्छा एम यहाँ जी बचेगा ना, मैंने गलत कर रहा था ना ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाती सी, दैट कम्स आउट टू बी जी एम जी, और यहाँ से अपने पास एम जी माइनस सी, तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर बन जाता एम जी, और यहाँ पर हम z का कोफिशिएंट पूरा पूरा बाहर निकाल लेते, दैट इज सी बाई एम, यहाँ से बाहर आ जाता तो एम जी बाई सी माइनस का z इक्वेशन बन जाती, दैट इज ए। तो ए को, तो इट विल द मीन पोजीशन विल बी
it will be equal to z is equals to mg by c, that is this constant. We can put the value वहां पर, उसके अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, क्योंकि जहां वेलोसिटी जीरो होती है इट विल बिहेव एज अ एक्सट्रीम पोजीशन, वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरह बिहेव करेगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से सब्सिक्वेंट मोशन को पूरा समझा देता हूं ताकि आपकी नजर में सब कुछ आ जाए। तो मैंने आपको बताया बेटा कि जब यहां पर ऐसे था, कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर बनी हुई थी और आपने रिंग को इस पॉइंट से छोड़ा, तो इनिशियली रिंग जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी और ये आपका z बराबर 0 का एक लेवल था। ये कौन सा लेवल है बेटा? z बराबर 0 का एक लेवल है। तो ये z बराबर 0 के लेवल से, क्योंकि mg इसको इमीडिएटली नीचे की तरफ पुश करेगा, तो यहां से ये बिकॉज ऑफ mg नीचे की तरफ जाएगा और करंट इसमें प्रोड्यूस होना शुरू करेगा। और करंट जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो एक ऐसा मूवमेंट आएगा जहां पर फोर्स f और mg आपस में बराबर हो जाएंगे, दैट विल बी डिफाइंड एज द, यहां पर f और mg दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी जीरो थी, दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजीशन। और इनके बीच की दूरी को हम लोग बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया और ये इसके बीच में ऑसिलेट करेगी। बाकी सारे फैक्टर्स बहुत इजी हैं, टाइम पीरियड आपका निकल के आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर है। वापस से वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? तो t/4 पर होगा। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 2π/ओमेगा। ओमेगा क्या होगा? इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, दैट इज गिवन एज दिस वन, दिस इज गिवन एज ओमेगा स्क्वायर। तो सारे फैक्टर्स आपके सामने आ चुके हैं बेटा, कब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, सब्सिक्वेंट मोशन में क्या होगा, कब वापस आएगा, कितनी देर में अपनी वापस पोजीशन में पहुंचेगा, टाइम पीरियड के बराबर का होगा। वी कैन डिफाइन ऑल द थिंग्स ओवर हियर। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर मुझे दे पे। मुझे चाहिए कमेंट में आप सभी का आंसर। यहां पर एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है ना, और इससे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इसी तरीके की निकल रही हैं। आपसे पूछा गया कि यहां पर ऐसे है और एक रिंग यहां पर है एट सर्टेन z बराबर z0 लेवल फ्रॉम हियर, और यहां पर ग्रेविटी नीचे लग रही है और बोला गया है रिंग इज कमिंग डाउन या रिंग इज एट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी एट द गिवन इंस्टेंट। तो रिंग इज मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी, is moving with terminal velocity at given situation। ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफ रिंग इज आर, रेजिस्टेंस ऑफ रिंग इज आर, ये आपका फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं। रेजिस्टेंस ऑफ रिंग इज आर, आपसे पूछा गया है फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रिंग या करंट इंड्यूसिंग, कुछ दोनों में कोई भी एक चीज जो भी आपको लगे बता दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना होगा? ये आपका एक नॉर्थ पोल दे दिया गया है, ठीक है, और इसकी पोल स्ट्रेंथ आपको दे दी गई है m0। m0 इज गिवन एज अ पोल स्ट्रेंथ एंड रेडियस इज गिवन एज r। इसकी रेडियस आपको दे दी गई स्मॉल r, ठीक है। चलें भाई, FAQ, दिस इज योर फ्यूचर क्वेश्चन बच्चों, देखते हैं कौन लोग सॉल्व करके इसको बता पाते हैं। तो आज इस सिचुएशन को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चंस करके लाएंगे। और ये क्वेश्चन एक और है मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन, आई वांट कि आप लोग इसको जरूर करें। दिस इज अगेन इंपल्सिव क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, जहां पर आप सिंपल एक सर्किट एनालिसिस करते हुए बात कर सकते हैं। बोला गया इसको कांस्टेंट ओमेगा से घुमाया जा रहा है, राइट। अब ओमेगा से कौन घुमा रहा है ये नहीं बताया गया, ठीक है ना, घुमाया जा रहा है जिसके करस्पॉन्डिंग इसके अंदर एक करंट आएगा और बिकॉज ऑफ दिस करंट वही मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ एसोसिएट हो रही होगी, राइट। तो इसके टर्मिनल के बीच में एक ईएमएफ जनरेट होगा दैट विल एक्ट एज अ बैटरी, दैट इज हाफ ऑफ बी, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां से पैदा हो रही होगी दैट इज हाफ ऑफ बी
ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, दैट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, और ईएमएफ इंडक्शन होगा तो हम यहाँ पर एक सर्किट बन जाएगा। एंड प्लीज डू सॉल्व, दिस इज एपीएचओ 2009 क्वेश्चन, और एक रेजिस्टेंस आर आ जाएगा जो कि इसमें दिया गया। तो ये हो गई हाफ ऑफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, यहाँ एल डी आई बाई डी टी निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर आई इंटू आर। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, दैट इज अगेन मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट म्यू नॉट इनटू एन आई। तो बी जो है वो भी आई के फैक्टर में आ जाएगा, तो सारा का सारा फैक्टर बेटा ये आई का निकल के आ जाएगा। तो आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जब आप, मैं हिंट दे रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, तो आई बराबर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जब निकालेंगे तो इट्स कम्स आउट टू बी आई बराबर ई नॉट सम के टी, राइट। तो आपसे पूछा गया है एंड आइडियल वन एंड टर्न्स स्टडी स्टेट फॉर द डायरेक्शन, बोला गया एनी फॉर्म फील्ड ऑफ स्विच नॉन इंडक्शन दिस वन एज वेल एज अपोजिट डायरेक्शन, निकालना गया, इसमें क्या दिया गया निकालने के लिए। नेक्स्ट पे भी है क्या? अच्छा नहीं, द अदर एंड ऑफ द सोलेनोइड इज इलेक्ट्रिकली connected with the one uniform field is pointing along the axis of solenoid. Find an expression for the reading of the ammeter. अच्छा ammeter की रीडिंग आई पूछा गया, तो आई एज अ फंक्शन ऑफ ई और केटी आ जाएगा। इसी पर बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो एपीएचओ 2009 का, और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसके दोनों पार्ट बहुत अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन आया था दैट इज रोलिंग सिलेंडर पर, वो भी मैंने कई बार कराया हुआ है, और दूसरा है द सेल्फ एक्साइटिंग डायनेमो, इसको उन्होंने नाम दिया था सेल्फ एक्साइटिंग डायनेमो, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और यहाँ पर उन्होंने कंडीशन पूछी थी कि क्या कंडीशन होगी जिससे करंट ग्रो करे, तो करंट ग्रो करे उसी कंडीशन होगी कि भाई आर जो है और ये इसमें भी एक आई आएगा तो ये फैक्टर पॉजिटिव रहे। तो वैल्यूज को कंपेयर करिएगा, ये आंसर निकल के आ जाएगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बट डुएबल है, कुछ बड़ा नहीं है, सिंपल। इसमें भी आई पुट करेंगे तो पूरी एक्सप्रेशन में एक आई और डी आई डी टी कंपोनेंट बनेगा, आई अपॉन डी आई अपॉन आई का इंटीग्रेशन है, सिंपल है, ठीक है। तो डू सॉल्व इट एंड लेट्स सी कौन एफआईक्यू कर पाता है। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, और ऐप पर जाके प्रैक्टिस शीट जरूर लगाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे, उनको सॉल्व करिए और जो डाउट्स है वो पूछिए। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी ग्रेट डे।